हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। मैं हूं कृपा शंकर पांडे, आपका स्वागत करता हूं लीगल नैरेटिव में। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट लॉ इन टोटो। इसको पढ़ेंगे, हर एक एस्पेक्ट को देखेंगे, इसेंशियल इंग्रेडिएंट को देखेंगे और सारी चीज़ों को देखेंगे और इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि इस लेक्चर के बाद में आपको कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत ना पड़े। वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह से आपका काम हो जाए। ओके, ये बात समझ में आ गई सबको? अब इस लेक्चर में आपको सुनते टाइम पे हो सकता है कई बार मेरी आवाज़ में सरसराहट टाइप की आवाज़ सुनाई पड़े, बैकग्राउंड नॉइज़ में, और कुछ और नहीं है, वो यहाँ पे चल रही हवा की सरसराहट होगी। तो उसके से आपको घबराना नहीं है। मैं ट्रेनिंग सेंटर में बैठा हुआ, यहाँ पे आज हवा बहुत ज़्यादा चल रही है पुणे में। ओके, इसके लिए आई एम सॉरी। मैं क्लास में मतलब अपने रूम में बैठ करके इस लेक्चर को नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेरा जो रूममेट है, क्योंकि एक रूम में 2 लोगों को रखा गया है, तो डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, तो लेट्स बिगिन। जल्दी से जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे, बकवास नहीं करेंगे एक सेकंड के लिए भी। सबसे पहली बात कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कि ये सारी चीज़ें हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। पहले स्कीम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखने की कोशिश करते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो 1872 का बना हुआ है। इसको हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहते हैं। प्री इंडिपेंडेंस इरा का लॉ है। ओके, इट वॉज ओरिजिनली इनेक्टेड विथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि इसी में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को भी, इसी में पार्टनरशिप एक्ट को भी, इसी में सारी चीज़ों को भी कंसिस्ट ऑफ करने की कोशिश की गई थी। ओके, इसके कितने चैप्टर्स थे उस टाइम पे? 11 चैप्टर, 266 सेक्शन और एक स्केड्यूल था। कितने सेक्शन? 266 सेक्शन, 11 चैप्टर और एक स्केड्यूल था। ओके, ये बात समझ में आ गई सबको? अभी भी माना यही जाता है कि जो क्या कहते हैं, नंबरिंग अभी भी चैप्टर्स की वही है 11 तक। लेकिन प्रेजेंट में अभी अगर देखा जाए तो 1-2 चैप्टर्स को थोड़ा जैसे चैप्टर 7 हुआ, चैप्टर 7 या चैप्टर 11 हुआ, इनको रिपील कर दिया गया। चैप्टर 7 में मैं ये इधर मैंने लिस्ट बना दी है, चैप्टर 6, चैप्टर 7, ये इसको रिपील कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद में क्या किया गया है, चैप्टर 11 को भी, चैप्टर 11 में कहाँ से कहाँ तक आता है? सेक्शन 239 से 266 तक आता है। इसको भी रिपील कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक अलग लॉ ही बना दिया गया है। उस लॉ का क्या नाम है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्या नाम है? पार्टनरशिप एक्ट। ये बात समझ में आ रही सबको? और एक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी बना दिया गया। ठीक है, मतलब अलग जो भी चीज़ों को अलग कर दिया गया, उनकी चैप्टर्स को रिपील कर दिया गया। पहले सारी चीज़ें एक ही में इंक्लूडेड थी। ओके, तो कौन कौन से चैप्टर को रिपील किया गया है? चैप्टर 7 को, जो सेक्शन 65, इसमें कितने सेक्शंस थे? 65 सेक्शंस थे। अब उसको क्या बना दिया गया है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बना दिया गया है। ओके, चैप्टर 11 में क्या बना दिया गया है? इसमें 73 सेक्शंस थे। अब इसको क्या बना दिया गया है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना दिया गया है। ये बात समझ में आ रही सबको? यस और नो? अब बात आती है कि किस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें, कई बार पूछ लेता है कि किस चैप्टर में क्या चीज़ आती है, और उसको हमको अपने ऑप्शंस में से चूज करना होता है। तो इन सारी चीज़ों को भी हम जानने से पहले एक चीज़ और जानना है कि अपने जो अभी का हमारा कॉन्ट्रैक्ट, प्रेजेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसमें कितने एस्पेक्ट हैं? तो उसमें 2 एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये है बहू, जो हर एक कॉन्ट्रैक्ट पे लागू होंगे, चाहे वो सोगा का हो, चाहे वो पार्टनरशिप का हो, चाहे वो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हो, और चाहे जो भी एग्रीमेंट किए जा रहे हो, रिस्पेक्टिव ऑफ द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, उन सब पर लागू होगा कौन सा रूल? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लागू होगा। वो कहाँ से कहाँ तक दिया है? सेक्शन 1 से सेक्शन 75 तक दिया हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद में स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट दिए। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्पेसिफिक टाइप। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्पेसिफिक टाइप का क्या मतलब होता है? जैसे बेलमेंट, जैसे गारंटी, जैसे एजेंसी, ठीक है, बेलमेंट, गारंटी, एजेंसी, ये सारी चीज़ें भी क्या है? ये है स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, ये आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा पेन थोड़ा थोड़ा गड़बड़ चल जा रहा है कहीं कहीं पर। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अपना, अभी मेरा टैबलेट ख़राब हो गया था, इसीलिए इस बीच में मैं कोई भी लेक्चर मतलब आप लोगों को पढ़ा नहीं पाया। तो
ये इस वजह से हो रहा है, तो मैं अगर कुछ बहुत कम चीज़ें लिखूं तो इसके लिए आप लोग प्लीज़ परेशान मत होना, मेरी आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान देना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, इट इज़ मेरी गारंटी। ओके, अब बात आती है कि मैं आपको वन बाय वन इन चैप्टर्स के जो भी अभी चैप्टर्स अपने प्रेजेंट उसमें हैं, उनमें उन चीज़ों को मैं आपको एक बार में बताने की कोशिश करूं तो आप समझने की कोशिश करना। ओके, तो चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 कहाँ से कहाँ तक है? चैप्टर 1 सेक्शन 3 से सेक्शन 9 तक है। चैप्टर 1 कहाँ से है? सेक्शन 3 से सेक्शन 9 में। ये किस किस चीज़ के बारे में बात करता है? ये कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल की बात करता है। कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, मतलब सेक्शन 3 से लगा करके धारा 3 से धारा 9 तक में जो बातें की गई हैं वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल के इर्द गिर्द क्या करती हैं? घूम रही होती हैं। ये बात समझ में आ गई? चैप्टर 2 में क्या बताया गया है? चैप्टर 2 कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन 10 से लगा करके सेक्शन 30 तक है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात किया गया है, कौन सी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं और वाइड एग्रीमेंट्स कौन कौन से होते हैं। ये बात समझ में आ गई? चैप्टर 3 में सेक्शन 31 से 36 में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात किया गया है। ये सेक्शंस, ये चैप्टर नंबर बाकायदा ऐसे लाइन से आपको रटे होने चाहिए। हम अगर पूछें कि चैप्टर 1 में क्या है तो आपको पता होना चाहिए कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल के बारे में बात किया गया है। चैप्टर 2 में सेक्शन 10 से 30 तक में कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वाइड एग्रीमेंट के बारे में बात किया गया है। चैप्टर 3 में सेक्शन 31 से 36 तक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात किया गया है। चैप्टर 4 में सेक्शन 37 से 67 तक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात किया गया है। कैसा? परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कैसे करना होता है, उन सारी चीज़ों को डील कैसे करना होता है, उसमें अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन है उनको फॉलो कैसे करना होता है, उनमें हमको प्रोसीड कैसे करना होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात किया गया है चैप्टर 4 में। चैप्टर 5 बात करता है सेक्शन 68 से लगा करके 72 तक, कॉन्ट्रैक्ट व्हिच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड, कॉन्ट्रैक्ट व्हिच नीड नॉट बी परफॉर्म। सेक्शन 68 से 72 में नहीं बाबू, ये गलत लिख गया है, ये कॉज़ाई कॉन्ट्रैक्ट होता है। 68 से 72 में कॉज़ाई कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? अरे यार पेन ही नहीं चल रहा है। कॉज़ी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्या होता है? कॉज़ाई कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये जो है कि परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट व्हिच नीड नॉट बी परफॉर्म, ये कहाँ से कहाँ तक में है? सेक्शन 62 से 67 में। सेक्शन 62 से सेक्शन 67 में जो कॉन्ट्रैक्ट बताए गए हैं, दे नीड नॉट बी परफॉर्म, उनको परफॉर्म करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। और अप्रोप्रिएशन ऑफ द पेमेंट, मैं आपको अब यहीं पे थोड़ी और चीज़ें बता दे रहा हूँ। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, अप्रोप्रिएशन ऑफ द पेमेंट कहाँ से कहाँ तक डील किया गया? सेक्शन 59 से लगा करके 61 तक में डील किया गया है। परफॉर्मेंस ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कई बार पूछा जाता है और हमारे हाथ पांव खड़े हो जाते हैं, तो वो चीज़ हमारी नहीं होनी चाहिए, वो भी हमको याद होनी चाहिए कि परफॉर्मेंस ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कहाँ पे दिया गया है? कैसी प्रॉमिस? रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। परफॉर्मेंस ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कहाँ पे दी गई हैं? तो सेक्शन 51 से लगा करके 58 तक में दी गई। सेक्शन 51 से लगा करके 58 तक में दी गई। ओके, कॉन्ट्रैक्ट बाय whom कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड, बाय whom द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड। तो ये बाय whom द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड कहाँ पे बताया गया है? सेक्शन 46 से लगा करके 50 तक में बताया गया। 46 से लगा करके 50 तक में बताया गया। अब उसके बाद में है कॉन्ट्रैक्ट व्हिच मस्ट बी परफॉर्म्ड। अगला है कॉन्ट्रैक्ट व्हिच मस्ट बी परफॉर्म्ड। ये कहाँ पे बताया गया बाबू? ये बताया गया है सेक्शन 37 से लगा करके 39 में। इतनी बातें आपको याद रखनी है, ये चीज़ें आप लोग उसमें अपने कॉपी में नोट डाउन करके अलग से, मतलब अपने नोट्स में अलग से नोट डाउन करके लिख लो। ओके, समझ में आ रही बात सबको? अब बात आती है कि सेक्शन 68 से लगा करके 72 में क्या है? कॉज़ाई कॉन्ट्रैक्ट है। ये यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे कॉज़ाई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है।
सेक्शन 73 से लगा करके 75 में, जो कि किस में है, चैप्टर 6 में है। चैप्टर 6 में जो 73 से 75 है उसमें क्या है, ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्सिक्वेंस, ये इसमें नहीं, इसमें कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर से बोलता हूँ, सेक्शन 73 से लगा करके 75 में कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्शन 76 से लगा करके 123 तक क्या था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था, और उसको क्या कर दिया गया है, उसको रिपील कर दिया गया है। उसको क्या कर दिया गया, उसको रिपील कर दिया गया है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सबको। सेक्शन 124 से 147 तक, 124 से 147 तक क्या था, इंडेमनिटी एंड गारंटी की बात की गई। इंडेमनिटी एंड गारंटी की बात की गई, किसकी, इंडेमनिटी और गारंटी की बात की गई। यही है स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट का है। ठीक है, समझ में आ रही बात। क्यों, अभी हमने दो तरीके कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को दो तरीके से डिवाइडेड होते हुए देखा था। किस में, एक जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में और स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में। तो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट का हम पहला जो रुख देख रहे हैं, पहला रूप देख रहे हैं, वो क्या है, इंडेमनिटी एंड गारंटी है। वो कहाँ प्रोवाइड किया गया है, सेक्शन 124 से 147 तक। उसके बाद में सेक्शन 148 से लगा करके 181 तक बेलमेंट के बारे में बात किया गया है। किसके बारे में बात किया गया है, बेलमेंट के बारे में बात किया गया। प्लेज भी एक तरह का बेलमेंट ही होता है। ओके, बात आती है फिर सेक्शन 182 से 238 तक, इसमें एजेंसी की बात की गई। किसकी बात की गई, एजेंसी की बात की गई। ओके, फिर आता है अपना चैप्टर नंबर, अच्छा ये कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 है। फिर चैप्टर नंबर 11 आता है, सेक्शन 239 से लगा करके 266 तक। इसमें बात की गई है पार्टनरशिप की बात की गई। किसकी बात की गई, पार्टनरशिप। अब इसके एवज में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ले आया गया। क्या लाया गया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ले आया गया। ओके, बात समझ में आ गई। एक स्केड्यूल भी हुआ करता था, ये मैंने अभी ऊपर बताया था, ये स्केड्यूल, इस स्केड्यूल को सेक्शन 3 के द्वारा क्या कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। सेक्शन 3 के द्वारा रिपील कर दिया गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि इसका जो अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका फ्रेमवर्क क्या है, ढांचा क्या है, क्या क्या चीज़ें वो बताने की कोशिश कर रहा है, वो आपको एकदम से सारी बातें समझ में आ गई। ये चीज़ें अभी जो हमने आपको बताई कि अप्रोप्रिएशन ऑफ द पेमेंट या रेसिप्रोकल प्रॉमिस, जो ऊपर आपको रट्टा मारना था वो आपने शायद लिख लिया होगा और रट्टा आप मार लोगे। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हमने फ्रेमवर्क देख लिया, उसका ढांचा देख लिया। अब हम उसके अंदर के मटेरियल को देखने की कोशिश करेंगे, वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट, सेक्शन बाय सेक्शन, और सारी चीज़ों को डाइसेक्ट करके और रट्टा मारने की कोशिश करेंगे, ताकि एग्जामिनेशन में जब कभी भी आए तो हम उससे डरे नहीं, हम उसको डरा दें। ओके, हमको जब कभी भी किसी भी लॉ के ऑब्जेक्ट के बारे में जानना होगा कि वो किस चीज़ को अचीव करने के लिए क्यों बनाया गया है, तो हम क्या देखते हैं, उसका प्रियम्बल देखते हैं। प्रियम्बल मीन्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट। वो जो इंस्टीट्यूट है, जो लॉ है, वो किस लिए बनाया गया है, उसका ऑब्जेक्टिव, किस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए बनाया गया है। तो इस वजह से उसको क्या देखते हैं, उसका प्रियम्बल देखते हैं। प्रियम्बल अपना जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उसका जो प्रियम्बल है वो बताता है कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो उसको इनेक्ट किया गया है टू डिफाइन एंड एमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सर्टेन पार्ट्स है, ये इसका मतलब क्या है कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है दैट इज नॉट एग्जॉस्टिव, द एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव ऑन द होल लॉ रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट। क्यों, क्योंकि ये सर्टन पार्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से जो रिलेटेड लॉ है उनको डिफाइन करने की बात करता है। इसका मतलब हमारे मतलब कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करने के लिए और भी वेरियस लॉज हैं, उनकी डिपेंडेंसी हमको जरूरी होती है, तब जाकर के हम कॉन्ट्रैक्ट के पूरे फुल होलिस्टिक व्यू को देख पाएंगे। ओके, अब बात आती है कि वो कौन से लॉ हैं जिनसे सप्लीमेंट किया जाना होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, तब जाकर के पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात हो पाती है। तो वो है एक्ट अपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 और इंडियन ट्रस्ट एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये बात समझ में आ गई सबको। तो जहाँ पर भी कुछ लिमिटेशन लगाए उसको हम कहते हैं क्या, कौन सी डिफिनीशन कहते हैं, नॉन एग्जॉस्टिव डिफिनीशन कहते हैं। जो एक ओवर आर्चिंग व्यू दे दे वो एग्जॉस्टिव डिफिनीशन होती है या एग्जॉस्टिव एक्ट होता है। जो इंक्लूडिंग दिस, जैसे अगर कहे
कि कॉन्ट्रैक्ट मीन्स इंक्लूडिंग दिस, वो इनक्लूसिव डिफिनीशन होती है। कैसी डिफिनीशन होती है? इंक्लूसिव डिफिनीशन होती है। इतनी बात सबको समझ में आ गई सब एकदम से। अब बढ़ते हैं हम अपने एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट में। सेक्शन ये 1 बताता है अपना कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक्सटेंट क्या है और कमेंसमेंट क्या है। तो इसका एक्सटेंट है होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत पर लागू होता है रिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस एंड स्टेट। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हो तो भी लागू होगा, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो भी लागू होगा, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में रहते हो तब भी लागू होगा, अगर आप लद्दाख में रहते हो तो भी लागू होगा, अगर आप कन्याकुमारी में रह के और मदुरई में पोस्टेड हो तब भी आपके ऊपर लागू होगा, और आप अगर त्रिपुरा में या अरुणाचल प्रदेश में रहते हो तब भी आप पे लागू होगा। होल इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। ये बात समझ में आ रही है? जम्मू एंड कश्मीर पे भी लागू होता है, पहले लागू नहीं होता था, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर होता था। इट इज अप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो एक्सेप्ट वर्डिंग को हटा करके अब क्या कर दिया गया है कि होल ऑफ इंडिया पर लागू होगा रिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस। ओके, ये बात समझ में आ गई सबको? अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब कमेंस हुआ, किस डेट को कमेंस हुआ है? तो अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कमेंस हुआ है 1 सितंबर 1872 को। कब? 1 सितंबर 1872 को कमेंस हुआ है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, याद रहेगा सबको। अब बात आती है कि इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने के आने के पहले भी बहुत सारी चीज़ें रही होंगी। तो सेक्शन 1 कहता है कि कुछ कुछ चीज़ों को सेव कर दिया गया, बचा दिया गया, कि जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आने के पहले जो अप्लीकेबल थी वो सिमिलरली सेम उसमें लागू होंगी। जैसे कि ये कह रहा है, सेक्शन 1 कह रहा है कि द एक्ट डज नॉट हैव इफेक्ट ऑन, किन किन चीज़ों पर इसका इफेक्ट नहीं होगा। एनी लॉ डज नॉट एक्सप्रेसली रिपील्ड, अगर किसी लॉ को एक्सप्रेसली ये रिपील नहीं करता है तो उस लॉ को एक्टिव माना जाएगा, इन्फोर्स्ड माना जाएगा। मतलब कि जैसे वो पार्टनरशिप एक्ट का जो प्रोविजन था ना, मतलब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही पार्ट बना था, उसको रिपील किया इसने, एक्सप्रेसली रिपील किया, तब जाकर के नया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया। ठीक है, या सोगा का, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, वो जो इसमें प्रोविजन था उसको एक्सप्रेसली रिपील किया, तब जाकर के वो नया प्रोविजन बनाया गया। ये बात समझ में आ रही है? अगर वो एक्सप्रेसली रिपील ना करता तो उसको रिपील माना जाता कि ना माना जाता? तो रिपील ना माना जाता। तो बात ठीक है, ये यही कहने की कोशिश करा। एनी कस्टम और यूसेज ऑफ ट्रेड, अगर कोई कस्टम या ट्रेड चलता चला आ रहा है तो कस्टम और ट्रेड अभी भी चालू रहेगा, अभी भी लागू रहेगा, उसको भी ये जो लॉ है वो रिपील नहीं करेगा। एनी इंसिडेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का कोई इंसिडेंट है, इंसिडेंट मतलब होता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट पहले किए हो उसका कोई अगर इफेक्ट आ रहा है तो वो भी अभी क्या होगा, वो वैलिड माना जाएगा। अगर ये नया लॉ, यानी नया लॉ उस समय के हिसाब से नया लॉ जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है वो अगर आ गया है फोर्स में तो भी। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस और नो? अगर मैं कुछ फास्ट हो रहा हूँगा तो थोड़ा आप लोग स्लो कर लेना मेरी स्पीड को, वो देखो जो प्लेबैक स्पीड है उससे आप मेरी स्पीड को स्लो कर सकते हो और चीज़ों को समझ सकते हो। तो अगर मैं इन पूरी बात को समराइज करके कहूँ एक बात, तो मैं क्या कहूँगा कि द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज अ फाउंडेशनल लॉ बट इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव एंड ऑपरेट्स इन हार्मनी विद अदर स्टैट्यूटरी प्रोविजन, कस्टम एंड जुडिशियल प्रिंसिपल्स, फॉर्मिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ज्यूरिस्प्रूडेंस इन इंडिया। कि एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करता है और सारे एक्ट के साथ, और सारे लॉज के साथ, कस्टम के साथ, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स के साथ, सबके साथ मिल करके एक क्या करने की कोशिश करता है, एक ओवर आर्चिंग, एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ प्रोवाइड करने की बात करता है। अब बात करेंगे हम अपने इंटरप्रिटेशन क्लॉज की। इंटरप्रिटेशन क्लॉज का क्या मतलब होता है बाबू? डिफिनीशन क्लॉज। डिफिनीशन क्लॉज, अब डिफिनीशन क्लॉज में बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस है, उनको डिफाइन करने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहली बात हमको जानना है कि कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है? सेक्शन 2 डिफाइन करता है। कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है? सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सारी चीज़ों को डिफाइन करता है। ओके, जितनी भी डिफिनीशंस हैं वो कहाँ से ली गई? सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक ली गई है। बात समझ में आ रही सबको? अब पहला अपना डिफिनीशन है प्रपोजल का, प्रपोजल या ऑफर। प्रपोजल या ऑफर कई बार पूछता है कि प्रपोजल या ऑफर कहाँ पे डिफाइंड है, तो सेक्शन 2A में डिफाइंड है। ये रट्टा मार लो सबसे, प्रपोजल या ऑफर कहाँ पे डिफाइंड है बेटा? सेक्शन 2A में डिफाइंड है। ओके, सबसे पहली बात ये जानो कि प्रपोजल होता क्या है। प्रपोजल बेटा होता है जब, देखो ध्यान से समझो, ये एक इंसान है कृपा शंकर पांडे, इधर एक इंसान है, मान लो कोई इंसान ले लो, मैं किसका नाम ले लूँ, मान लो किसी का नाम ले लेता हूँ, किसका नाम ले लूँ, मान लो प्रिया।
ठीक है। अब कृपा शंकर पांडे ने मान लो कि क्या किया, अपनी विलिंगनेस दिखाई किसी चीज में। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, व्हेन वन पर्सन मतलब कृपा शंकर पांडे सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर, प्रिया, टू डू मतलब कुछ काम करो, टू डू, और टू ऑब्स्टेन फ्रॉम, ऑब्स्टेन मतलब ना करो, नॉट टू डू, टू डू मतलब करो, टू ऑब्स्टेन मतलब टू ना करो, ठीक है, फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर, मतलब हम प्रिया की एसेंट लेने के लिए हम उसको कह रहे हैं, मतलब कृपा शंकर पांडे अपनी विलिंगनेस इसको शो कर रहा है, सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू आर नॉट टू डू एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, हम इनका कंसेंट, एसेंट मतलब सहमति लेने के लिए, टू दैट अदर ऑफ सच डूइंग आर एब्स्टिनेंस ही इज सेट टू मेक द प्रपोजल। ये कहा जाएगा कि कृपा शंकर पांडे ने क्या किया, प्रपोजल मेट किया, क्या दिया, प्रपोजल मेट किया, ऑफर मेट किया। ये बात समझ में आ रही है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अदर पर्सन टू डू आर टू ऑब्स्टेन फ्रॉम डूइंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ अदर पर्सन, यानी सेकंड पर्सन, ही सेट टू मेक द प्रपोजल। अब कृपा शंकर पांडे इज सेट टू मेक द प्रपोजल। इतनी बात समझ में आ रही सबको? यस सर नो? किसी को कोई शक इस वाली बात में? तो यही इसी चीज को हमने एकदम बहुत डिटेल में तोड़ करके लिख दिया है। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ोगे कभी भी नोट्स को, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे देखो लिखा हुआ है डेफिनेशन में, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू ऑब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग एसेंट, ही इज सेट टू मेक अ प्रपोजल। ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट को और तोड़ करके हमने लिखा क्या कि सबसे पहले एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई उसे जबरदस्ती कुछ करवाया जाए ना, उसने अपने वॉलंटरली अपनी खुद की विलिंगनेस से किया। नंबर टू, टू डू और टू ऑब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब उसको रोका गया तो कहा जा रहा है कि कुछ कर दो, या कहा जा रहा है कुछ ना करो। ठीक है। इंटेंशन टू ऑब्टेन, और जब ये कहा जा रहा है कि टू डू और टू ऑब्स्टेन समथिंग, टू डू और टू ऑब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग और एनीथिंग, तो किस लिए कहते हैं? विद इंटेंशन टू ऑब्टेन द एसेंट, उनकी सहमति, उनकी स्वीकृति लेने के लिए किया जा रहा है। ये बात समझ में आ रही है बात? तो भैया जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है, अपनी विलिंगनेस शो करता है, विलिंगनेस दिखाता है, क्या करने के लिए? दूसरे व्यक्ति की सहमति लेने के लिए कि वो दूसरा व्यक्ति जो है वो कोई काम करे या कोई काम ना करे, तो इस बात को हम क्या कहते हैं? प्रपोजल कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो प्रपोजल को हमने जो नोट्स में ही हमने लिख दिया उस टाइम पे कि प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड क्लियरली, क्लियर होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए, उसको ऐसा नहीं एम्बिग्युइटी से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, डाउट में नहीं होना चाहिए। अगर किसी को प्रपोज करो एकदम प्रपोज करो खुल के, एंड शुड इंडिकेट इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप। उससे क्या होना चाहिए? लीगल रिलेशनशिप में एंटर करने की वो होनी चाहिए, क्या? इंटेंशन दिखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मतलब तुम मजाक कर रहे हो, कोई तुम फैमिलियल रिलेशन की बात कर रहे हो या क्या कहते हैं उसको, फ्रेंडली रिलेशन की बात कर रहे हो। ठीक है। ऐसे नहीं, उसे एक लीगल, एक क्या कहते हैं उसको, लीगल रिलेशन बनाने की बात होनी चाहिए। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। बात आती है सेक्शन 2B में, प्रॉमिस को डिफाइन किया गया। प्रॉमिस, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, मतलब क्या होता है? क्या यहाँ पे कृपा शंकर पांडे था, यहाँ पे प्रिया थी, यहाँ पे प्रिया थी, कृपा शंकर पांडे ने प्रपोजल दिया इनको। अब इन्होंने जब अपना एसेंट दे दिया, क्या दे दिया? एसेंट दे दिया। ठीक है। द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, तो ये मेरा प्रपोजल था। अब इस प्रपोजल को कहा जाएगा कि उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। और व्हेन दिस प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, देन दैट एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम्स प्रॉमिस। जैसे ही ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर दिया जाएगा, जैसे ही ये एसेंट वाला एस्पेक्ट कंप्लीट हो गया, वैसे ही ये प्रपोजल ही किस में चेंज हो गया? प्रॉमिस में चेंज हो गया। व्हेन ए प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, व्हेन, ध्यान से सुनो, व्हेन ए प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस। फिर से बोलता हूं, व्हेन ए प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। ये बात याद रखोगे सब लोग। ओके, तो ये प्रॉमिस आप लोगों को समझ में आ गया। अब बात आती है प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। प्रॉमिसर का मतलब होता है पर्सन हु मेक्स द प्रपोजल। इसमें कृपा शंकर पांडे क्या है? प्रॉमिसर है। एंड द प्रॉमिसी मीन्स द पर्सन हु एक्सेप्ट द प्रपोजल। प्रिया क्या है?
प्रिया वो है प्रॉमिसी। ये बात समझ में आ रही बेटा सबको? जो प्रपोजल दे रहा होगा, जो ऑफर दे रहा होगा, दैट पर्सन इज कॉल्ड प्रॉमिसर, एंड द पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग द प्रपोजल आर एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड द प्रॉमिसी। इतनी बात समझ में आ गई सबको? नाउ मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन सबसे पहले 2D में डिफाइंड है। इस चीज को रट्टा मार लो कि कंसिडरेशन कहाँ पे डिफाइंड है, सेक्शन 2D में डिफाइंड है। ओके, क्या कहता क्या है कि when at the desire of the promisee, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। when at the desire of the promiser, the promisee or any other person, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट बात कि चाहे वो promisee करे चाहे एनी अदर पर्सन करे, क्या करे? 3 चीजें करे। डन आर abstain from doing, does or abstains from doing, or promises to do or to abstain from doing। ठीक है? When at the desire of the promiser, promiser कौन है? कृपा शंकर पांडे। promisee कौन है? प्रिया है। When at the desire of the promiser, मतलब at the desire of the कृपा शंकर पांडे, the promisee that is प्रिया or any other person, या कोई और इंसान, इनके किसके बिहाफ पे? प्रिया के बिहाफ पे मान लो कोई व्यक्ति आ गया जिसका नाम था रंगीला। ठीक है? प्रिया की जगह पर कौन आ गया? रंगीला आ गया। अभी रंगीला क्या करता है, ध्यान से समझो बेटा। ये रंगीला क्या करता है? प्रिया की जगह पर इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, या मतलब जो भी कंडीशन कृपा शंकर पांडे ने लगाई है उस कंडीशन को रंगीला भाई साहब फुलफिल कर देते हैं। ठीक है? और क्या करते हैं? डन, डज आर abstain फ्रॉम डूइंग। क्योंकि प्रपोजल में हमने क्या क्या कहा था? हमने प्रपोजल में यही बात तो कही थी कि विलिंगनेस टू डू और टू abstain फ्रॉम डूइंग। तो विलिंगनेस टू डू वाले एस्पेक्ट में डन हो गया और टू abstain वाले में टू abstain फ्रॉम डूइंग हो गया। मैंने प्रपोजल में 2 चीजें बोली थी। प्रपोजल में 2 चीजें थी ना, टू डू और टू abstain। ठीक है? अब इस टू डू वाले एस्पेक्ट को चाहे वो मतलब प्रॉमिसी खुद करे और चाहे प्रॉमिसी की जगह पर कोई दूसरा करे, ध्यान से समझो। डन ये वाले का एस्पेक्ट का हो गया, आर abstain फ्रॉम डूइंग इस वाले एस्पेक्ट का हो गया। ठीक है? डज आर टू abstain फ्रॉम, डज इस वाले एस्पेक्ट का हो गया, abstain फ्रॉम डूइंग इस वाले एस्पेक्ट का हो गया। प्रॉमिसेस टू डू, फ्यूचर की बात कर रहा है, इस वाले एस्पेक्ट का हो गया। abstain फ्रॉम डूइंग इस वाले एस्पेक्ट का हो गया। ये क्या है? ये पास्ट का है, पास्ट। ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट। ये फ्यूचर का है। मीनिंग देयर बाई अ कंसिडरेशन कैन बी प्रेजेंट, पास्ट एज वेल एज फ्यूचर। कभी भी कोई पूछे कि क्या कंसिडरेशन सिर्फ प्रेजेंट का हो सकता है, द आंसर इज नो। कंसिडरेशन कैन बी ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एज वेल एज फ्यूचर। अब वो उसकी हमको झलक कहाँ पे मिल जाती है? उसकी झलक हमको कंसिडरेशन की डेफिनेशन से सेक्शन 2D से ही मिल जाती है। ओके, ये बात समझ में आ रही सबको? ये बात लिखी हुई है। अब ये कंसिडरेशन की डेफिनेशन भी कैसे पता चलती है? कंसिडरेशन की डेफिनेशन प्रपोजल वाले से ही चली आती है कि जब प्रॉमिसी डन करे, डज करे, प्रॉमिसेस टू डू करे, या और abstain वाले एस्पेक्ट में abstained फ्रॉम डूइंग करे, abstains फ्रॉम डूइंग या abstain फ्रॉम डूइंग करे, तो उस बात को हम क्या कहते हैं? उस बात को हम कंसिडरेशन कहते हैं। उस बात को हम क्या कहते हैं? उस बात को हम कंसिडरेशन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सबको? कंसिडरेशन वाला एस्पेक्ट सबको समझ में आ गया कि यहीं पे बात आती है, यहीं पे एक बात आती है जिस बात को मैं बता दे रहा हूँ कि इंडिया में प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन फॉलो नहीं होता है। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है? प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का मतलब होता है कि प्रॉमिसी जिसको प्रपोजल दिया गया है वही कंसिडरेशन दे, वही खाली एक्सेप्टेंस दे, वही खाली हर चीज करे। लेकिन भारत में क्या कंसिडरेशन की डेफिनेशन देते ही टाइम ही बताया गया, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर द प्रॉमिसी आर एनी अदर पर्सन। ये आर एनी अदर पर्सन जो है ना, वो प्रॉमिसी के बिहाफ पे है। या तो प्रॉमिसी खुद करे या तो प्रॉमिसी के बिहाफ पे कोई व्यक्ति करे,
इसका मतलब जब कोई बिहाफ पे कोई थर्ड पर्सन कर सकता है, इसका मतलब थर्ड पर्सन की जैसी ही एंट्री होती है वैसे प्रिविटी नाम का एस्पेक्ट खत्म हो जाता है। तो जैसे ही प्रिविटी नाम का एस्पेक्ट खत्म हुआ तो किसके रेस्पेक्ट में प्रिविटी नाम का एस्पेक्ट खत्म हुआ है? कंसिडरेशन के रेस्पेक्ट में खत्म हुआ है। इसलिए भारत में प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता? नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? इतनी बात समझ में आ गई सबको? ओके, तो कंसिडरेशन वाला एस्पेक्ट आपको समझ में आ गया। तो सच एब्स्टिनेंस आर प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। सच एब्स्टिनेंस आर प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। मतलब ये डन का, डज का, प्रॉमिसेस टू डू का या उसके अब्सटेन का जो ऑब्स्टिनेंस होगा या प्रॉमिस टू डू होगा, वही बात, वही ऑब्स्टिनेंस, वही करना काम को, वही ऑब्स्टेन करना काम से, ये सब क्या हो जाएगा? यही बात होगी कंसिडरेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कंसिडरेशन कहलाएगी। इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस आर नो? किसी को कोई शक अभी तक में? मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई भी शक होगा, अच्छे से सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये बात हमने यहाँ पे लिख भी दी हुई है कि कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। इट मे मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मैंने ये बात आपको अच्छे से समझा दी। अब बात आती है कि अग्रीमेंट क्या होता है। सेक्शन 2E of the Indian Contract Act defines agreement. Every promise and every set of promises forming the consideration for each other, each an agreement. मतलब अग्रीमेंट का मतलब होता है कि प्रॉमिस हो और प्लस कंसिडरेशन मिल जाए, और दोनों का क्या फॉर्म कर दें? वो दोनों का वो क्या फॉर्म कर दें? फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म कर दें तो उसको बात को हम क्या कहते हैं? अग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, एवरी प्रॉमिस and every set of promises forming the consideration of for each other is an agreement। अब प्रॉमिस का हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था कि अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। पहले एक प्रपोजल दोगे, प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, उसी बात को प्रॉमिस कहेंगे। तो या तो प्रॉमिस के बदले में कंसिडरेशन, मतलब प्रॉमिस के साथ में कंसिडरेशन दे दिया जाए तो क्या बन जाएगा? अग्रीमेंट बन जाएगा। फिर से बताता हूँ, कृपा शंकर पांडे, फिर से प्रिया का एग्जाम्पल लेते हैं। प्रिया, इन्होंने प्रपोजल दिया, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया, एक्सेप्ट प्रपोजल। इस जैसे ही प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया, ये क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। अब प्रॉमिस के बदले में कुछ कंसिडरेशन दिया गया होगा, कंसिडरेशन दिया गया होगा, कंसिडरेशन। जैसे ही कंसिडरेशन और प्रॉमिस मिलते हैं, जैसे ही दोनों मिलेंगे वैसे ही क्या बन जाएगा? अग्रीमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अग्रीमेंट बन जाएगा। इसी बात को सेक्शन 2E में डिफाइन करते हुए कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस। मतलब ये एक तो, मतलब मान लो कि ये एक प्रपोजल में मैंने 3 4 5 कंडीशन रख दी थी और सारी चीज़ों को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो कई सारी प्रॉमिस बनी। तो या तो सिंगल प्रॉमिस या तो सेट ऑफ प्रॉमिसेस, मतलब दो प्रॉमिस हो जाए, 4 प्रॉमिस हो जाए, 10 प्रॉमिस हो जाए, सबका सेट जब हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा? वो अग्रीमेंट कहलाएगा। ये बात ठीक है? समझ में आ गई सबको बात? अब बात आती है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होती हैं? सेक्शन 2F में इनको डिफाइन किया गया है। प्रॉमिस व्हिच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। मतलब ऐसी प्रॉमिस हो, ध्यान से समझो, प्रॉमिसेस, ऐसी प्रॉमिस व्हिच फॉर्म द कंसिडरेशन आर पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मतलब इसी के एवज में कोई दूसरी प्रॉमिस कर दी जाए। अगर ये वाली प्रॉमिस नंबर मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, प्रॉमिस नंबर 1 प्रॉमिस नंबर 2 के लिए कंसिडरेशन फॉर्म करती है, और प्रॉमिस नंबर 2 प्रॉमिस नंबर 1 के लिए कंसिडरेशन फॉर्म करती है। तो ऐसी कंडीशन में प्रॉमिस 1 एंड प्रॉमिस 2 को एक दूसरे का रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं। क्या कहते हैं हम? रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सबको? फिर से बोलता हूँ कि प्रॉमिसेस which form the consideration or part of consideration for each other are called reciprocal promises। इतनी बात समझ में आ गई सबको? Yes or no? किसी को कोई शक इतनी बात में? नाउ मूविंग टू द वाइड अग्रीमेंट। अग्रीमेंट हो गया, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हो गया। वाइड अग्रीमेंट क्या होता है? वाइड अग्रीमेंट सबसे पहले 2G में डिफाइन किया गया। कहाँ पे डिफाइन किया गया? सेक्शन 2G में डिफाइन किया। क्या मतलब क्या होता है इसका? एन अग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाई लॉ इज सेड टू बी वाइड। अगर कोई अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट हम लोगों ने अभी समझा कि अग्रीमेंट क्या होता है, जब एक प्रॉमिस हो और प्रॉमिस के साथ में कंसिडरेशन अटैच्ड हो जाए, साथ में हो जाए, तो क्या बन जाता है? वो एक अग्रीमेंट बन जाता है। और वो एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? वाइड अग्रीमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? वाइड अग्रीमेंट कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि
एन अग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सिबल बाई लॉ इज कॉल्ड वाइड अग्रीमेंट। अब इसी का ठीक उल्टा कर दो कि एन अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाई लॉ, तो क्या बन जाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सेक्शन 2H डिफाइन करते हुए कहता है एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाई लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाई लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये बात समझ में आ रही है सबको अच्छे से? अब वाइड एग्रीमेंट में देखो, वाइड एग्रीमेंट आर अनइन्फोर्सिबल फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब वो बिगिनिंग से ही, स्टार्टिंग से ही अनइन्फोर्सिबल होते हैं। इसका मतलब वो वाइड एब इनिशियो होते हैं। क्या होते हैं? वो वाइड एब इनिशियो होते हैं। कितनी बात समझ में आ रही सबको? क्या होते हैं मेरा बच्चा? वाइड एब इनिशियो होते हैं। ओके, अब हमने आपको क्या कहते हैं, वाइड अग्रीमेंट बता दिया, कॉन्ट्रैक्ट बता दिया। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट मतलब अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट जब होगा कैसे? इन्फोर्सिबल बाई लॉ हो जाएगा। इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब होता है इन्फोर्सिबल बाई लॉ। लॉ के द्वारा अगर उसको इन्फोर्स कराया जा सकता है किसी एग्रीमेंट को, तो अग्रीमेंट सिर्फ अग्रीमेंट ना हो करके वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? बात आती है वाइडेबल क्या होता है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सेक्शन 2I में डिफाइन किया गया है। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अग्रीमेंट व्हिच इज इन्फोर्सिबल बाई लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी। मान लो कि एक अग्रीमेंट है, मान लो कृपा शंकर पांडे, इधर मान लो है क्या नाम इनका, मान लो इनका नाम दुर्जन सिंह, ठीक है। तो एक कोई अग्रीमेंट है जो मेरे पार्ट पे तो इन्फोर्सिबल है, लेकिन दुर्जन सिंह के पार्ट पे वो इन्फोर्सिबल नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे हम? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। कि when an agreement which is enforceable by law at the option of one or more party but not at the option of the other, then this agreement is called वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वाइडेबल अग्रीमेंट। इतनी बात समझ में आ रही सबको? इतनी बात समझ में आ रही सबको? यस सर नो? सेक्शन 2I किस चीज़ को डिफाइन करते हैं? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को, कि व्हेन an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties but not at the option of the other, it is called वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक पार्टी या एक से अधिक पार्टी के, मान लो एक पार्टी में हो गया, एक पार्टी मान लो कोई XYZ हो गया हमारे, और XYZ के उस पक्ष में क्या है? वो इन्फोर्सिबल है, लेकिन दुर्जन सिंह भाई के पक्ष में ये इन्फोर्सिबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही सबको? कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय द कोर्सन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन आर द एग्जांपल ऑफ द वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इतनी बात समझ में आ रही सबको? यस और नो? नाउ मूविंग टू द व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड, कॉन्ट्रैक्ट कम वाइड बन जाता है। देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वाइड व्हेन इट सीजेस टू बी सो इन्फोर्सिबल। मतलब कोई एक लॉ, मतलब एग्रीमेंट जो हम लोगों ने किया, तो जब हम उस एग्रीमेंट को कर रहे थे उस टाइम पे सारे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, सारे लॉ, सब कुछ फेवर में था, और क्या था? वो इन्फोर्सिबल बाई लॉ था। लेकिन जैसे ही मतलब कोई लॉ बाद में रिपील कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, उसके बाद में क्या किया गया? उसको अनइन्फोर्सिबल बना दिया गया। तो जिस दिन से उसको अनइन्फोर्सिबल बना दिया जाएगा, सीजेस टू बी अनइन्फोर्सिबल, ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। जिस दिन से वो इन्फोर्सिबल होना सीज कर जाएगा, उस दिन से उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बिकमिंग वाइड या कॉन्ट्रैक्ट व्हिच बिकम्स वाइड। मतलब इनिशियल लेवल पर सब कुछ हंकी डोरी था, हंकी डोरी का मतलब सब अच्छा था, लेकिन बाद में कुछ ऐसी लॉ आ गया या ऐसी कुछ घटनाएं घट गई जिसकी वजह से वो क्या हो गया? वो अनइन्फोर्सिबल हो गया। तो जब वो अनइन्फोर्सिबल हो जाएगा तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइड कहेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट था, एकदम परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन वो बाद में क्या हो गया? बाद में वो वाइड हो जाएगा। इस बात को समझ में आ गई सबको? नाउ मूविंग टुवर्ड द इसेंशियल्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसेंशियल्स क्या होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के? अब हम लोगों ने अभी सेक्शन 2H में पढ़ा कि अग्रीमेंट व्हेन इन्फोर्सिबल बाय लॉ इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सेक्शन 2H में हम लोगों ने अभी पढ़ा। ओके, अब एंसन क्या कहते हैं? एंसन कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट इन एन एक्शनेबल प्रॉमिस टू और प्रोमिसेस। एन अग्रीमेंट a contract consists in an actionable promise or promises। actionable promise मतलब वो इन्फोर्सिबल होना चाहिए, उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकने चाहिए। मतलब अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आप कहाँ पे जा सकने चाहिए? कोर्ट में जा सकने चाहिए। अगर आप कोर्ट नहीं जा सकते हो
इन्फोर्स नहीं करा सकते हो, उसको इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब बात आती है कि इसके इसेंशियल का क्या होते हैं। इसके इसेंशियल सेक्शन 10 में दिए गए हैं। उसके पहले ये बात समझने की कोशिश करो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि प्रपोजल जब एक्सेप्ट कर लिया गया तो प्रॉमिस बन गया, और प्रॉमिस के साथ में जब कंसिडरेशन जुड़ गया तो वो अग्रीमेंट बन गया। अग्रीमेंट में जब लीगल इन्फोर्सिबिलिटी आ गई तो वो क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ये वाली चीज एकदम अगर याद रखोगे तो कभी भी आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट के कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। विद सेक्शन नंबर, अगर सेक्शन नंबर के साथ साथ अगर चीज़ों को आप मर्ज कर ले गए और समझ गए चीज़ों को कि एक प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया तो क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। और प्रॉमिस के साथ में जब कंसिडरेशन दे दिया गया तो अग्रीमेंट बन गया, और अग्रीमेंट के साथ में जब लीगल इन्फोर्सिबिलिटी जुड़ गई तो क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इतनी बात समझ में आ गई। बात आती है कि कंडीशंस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी क्या होती है। एक कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सिबल बाई लॉ माना जाएगा, तो उसके लिए सेक्शन 10 बताता है कि नंबर 1 कि वो अग्रीमेंट जो होना चाहिए, दैट अग्रीमेंट नीड्स टू बी इंटर्ड इनटू बाई फ्री कंसेंट। उसको बाई फ्री कंसेंट इंटर किया गया होना चाहिए। कंसेंट मस्ट नॉट बी कॉज्ड बाई कोअर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ये कहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, सेक्शन 13 से 21 के बीच में प्रोवाइड किए गए हैं, जिसको अभी हम इन टोटल डिस्कस करेंगे वन बाई वन। नंबर 2, द पार्टीज नीड्स टू बी कॉम्पिटेंट। पार्टीज को कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट पार्टीज का क्या मतलब होता है, पार्टीज कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि दोनों पार्टीज कैपेबल ऑफ इंटरिंग इनटू द अग्रीमेंट होना चाहिए। मतलब कि उनको माइनर नहीं होना चाहिए, उनको अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, उनको लुनेटिक नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होना चाहिए। कई बार जो कैदी होते हैं उनको भी ये अग्रीमेंट में एंटर इनटू करने का राइट नहीं होता है, दे आर डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ। ओके, ये बात समझ में आ रही है। और इसके बारे में कॉम्पिटेंट पार्टीज के बारे में सेक्शन 11 एंड 12 में बात किया गया है। अभी हम इसके बारे में भी इन टोटल डिस्कस करेंगे। एंड नंबर 3, देयर नीड्स टू बी लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन नीड नॉट बी इलीगल। अगर कंसिडरेशन जो है वो इलीगल है, वो लॉफुल नहीं है, तो क्या होगा, उसको तुम वो क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल बना सकता है कि नहीं बना सकता। द आंसर इज नो, नहीं बना सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि जो कंसिडरेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। कौन सेक्शन बताता है, सेक्शन 23 बताता है। हम लोग अभी पढ़ेंगे कि कब कोई जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल माना जाएगा, कब कोई कंसिडरेशन है अनलॉफुल माना जाए। ओके, नंबर नेक्स्ट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब वो जो अग्रीमेंट तुम कर रहे हो, जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, उसका जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो भी लॉफुल होना चाहिए। उसके वो उसमें जो कंसिडरेशन होना चाहिए वो भी लॉफुल होना चाहिए। बात समझ में आ गई सी। नॉट एक्सप्रेसली वाइड, उसको एक्सप्रेसली वाइड नहीं घोषित किया गया होना चाहिए किसके द्वारा, किसी भी लॉ के द्वारा, किसी भी चीज़ के द्वारा। ओके, बात समझ में आ रही है। तो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड। अब ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, सेक्शन 24 से 30 में डिवाइड किया गया। सेक्शन 24 से लगा करके 30 तक में बताया गया है कि कौन कौन से अग्रीमेंट जो हैं वो एक्सप्रेसली वाइड है। अगर वो सारी कंडीशन सेक्शन 24 से लगा करके 30 की फुलफिल हो जा रही हैं तो अग्रीमेंट क्या है, वाइड है। इतनी बात समझ में आ रही है सबको। अब एक बात और याद रखो कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स और agreement but all agreements are not contract. All contracts are agreement but all agreements are not contract. सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनेशन में ही ये बात बताई गई है कि एन अग्रीमेंट व्हिच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट का होना मस्ट है, लेकिन किसी अग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट का होना मस्ट नहीं है। तो ये वाली लाइन याद रखना कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये बात याद रहेगी सबको, या सर नो? तो अगर मैं इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अगर छोटे से मैं जल्दी जैसे बताने की कोशिश करूं तो क्या होना चाहिए, देयर नीड्स टू बी एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, देयर नीड्स टू बी एन इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल ऑब्लिगेशन, देयर नीड्स टू बी कंसिडरेशन, देयर नीड्स टू बी कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी, देयर नीड्स टू बी फ्री कंसेंट, देयर नीड्स टू बी लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन, देयर नीड्स टू बी दे नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड। वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर नहीं किए गए होने चाहिए वाइड, एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, उनको कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। अगर वो कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है तो भी क्या है, वो
इन्फोर्सेबल नहीं, वो क्या है, इन्फोर्सेबल नहीं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? यस और नो, यस और नो? आप लोगों को आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना डिटेल में इसको इतना टाइम का है इस पे दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बाबू ये इन्हीं सब पे क्वेश्चन आता है। अगर आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के जाकर के एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करोगे तो आपको बार बार इन्हीं सब पे क्वेश्चन घुमा करके बार पूछेगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई सबको? इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप। अब ये जो इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल ऑब्लिगेशन है या लीगल कॉन्ट्रैक्ट है या इंटेंशन टू क्रिएट एन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अभी इंटेंशन टू, इसमें एक केस हुआ, केस ये मैंने नीचे लिख दिया है, बनवारी लाल वर्सेस सुखदर्शन दयाल 1973 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन इज इसेंशियल इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए आपको क्या होना चाहिए? इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने अगर हंसी मजाक में अपने दोस्त से कहा कि भाई अगर मैं तुमको 5,000 रुपये की पार्टी नहीं दूंगा, ताज होटल में अगर पार्टी नहीं दूंगा तो तुम मुझे स्यू कर देना। तो भैया अब हो गया, मेरी नौकरी लग गई। अब उसके बाद में उसने कहा कि यार पांडे तुम पार्टी नहीं दे रहे हो। मैंने कहा भाई हमने तो ऐसा कभी नहीं कहा था। उसने कहा नहीं तुमने कहा था। मैंने कहा नहीं कहा था। उसने कहा नहीं कहा था। अब वो मुझको कोर्ट में लेकर के चला गया। कोर्ट में जब पहुंचे बात तो जज कह रहा है, मतलब मैं जज को पूरी सिनेरियो बताया मैंने कि अपने दोस्त को मैंने कहा था कि ताज में पार्टी देने के लिए और ये नहीं दे रहा है। तो क्या हुआ, कोर्ट ने कहा कि भैया वो एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन था, उसमें एक फ्रेंडली टिंच था, उस चीज को आप लीगल ऑब्लिगेशन का रूप नहीं दे सकते। अगर वो अग्रीमेंट, उसमें लीगल अग्रीमेंट में इंटर इंटू करने का कोई भी उसमें इंटेंशन नहीं था। वो एक क्या था, फ्रेंडली कन्वर्सेशन था। उस चीज को आप कभी भी इस चीज से इक्वेट नहीं कर सकते कि आप वो अग्रीमेंट में एंटर हो गए तुम लोग। ओके, तो बात समझ में आ रही सबको? यस सर नो? इसके बाद में क्या होता है, फिर आता है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक का केस। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक का केस में भी कोर्ट ने कहा, ध्यान से समझो, कोर्ट हेल्ड दैट द टेस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इंटेंशन इज ऑब्जेक्टिव। कैसा टेस्ट होना चाहिए? उसको ऑब्जेक्टिव टेस्ट होना चाहिए। इट इज नॉट व्हाट पार्टीज हैड इन माइंड बट व्हाट अ रीजनेबल मैन वुड थिंक इन अ सर्कमस्टांसेस इज टू बी इन्फर्ड। मतलब जैसे मैंने अपने दोस्त को कहा था कि मैं ताज होटल में तुमको पार्टी दूंगा, फिर मैं पार्टी नहीं दे रहा हूं। अगर किसी रीजनेबल व्यक्ति से पूछा जाएगा तो ये बताएगा कि एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन था, इसमें कोई भी लीगल रिलेशनशिप में इंटरी का कोई भी इंटेंशन नहीं था। ओके, जब ये बात हो जाएगी, कोई रीजनेबल पर्सन अगर बुला लिया जाए तो ये बात समझ में आ रही है? तो इसी चीज को हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहते हैं या रीजनेबल पर्सन टेस्ट कहते हैं कि इंटेंशन टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, लीगल इंटेंशन टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट वो कहाँ से डिटरमिन होगा? वो रीजनेबल पर्सन के टेस्ट से होगा कि एक रीजनेबल पर्सन जो सोसाइटी का है वो उस चीज को कैसे परसीव कर रहा है। उस चीज को क्या माना जाएगा? उस चीज को माना जाएगा कि लीगल इंटेंशन उनका था कि नहीं था। ये बात समझ में आ रही है? इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जैसे मैकग्रेगर और से मैकग्रेगर है, बल्फाउर और से बल्फाउर हैं। तो कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि इंपॉर्टेंट केसेस को बताओ जो इंटेंशन टू क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं भाई, इंटेंशन टू क्रिएट ए कॉन्ट्रैक्ट के इंपॉर्टेंट केसेस हैं। तो ये आप सारी चीजें क्या करोगे, याद कर करके रखोगे। ओके, नाउ मूविंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि एक प्री ड्राफ्टेड आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा, प्री फिक्स्ड टर्म एंड कंडीशन होंगे उसके, और उसको एक पार्टी मतलब बना करके रखेगी और दूसरी पार्टी को एक्सेप्ट करना होगा। जैसे हम लोग जब रेलवे टिकट खरीदने के लिए जाते हैं, रेलवे टिकट, तो उसमें क्या होता है? उसमें होता क्या है कि रेलवे टिकट का सब कुछ प्रोफार्मा पहले से सेट है। आपको उस टर्म एंड कंडीशन को या तो एक्सेप्ट कर लेना है या तो नहीं एक्सेप्ट करना है। अगर तुम एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हारा और उसका एग्रीमेंट हो गया, अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो तो एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो ये रेलवे जो है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे या डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे जो है या सिंपली रेलवे जो है, वो क्या है? वो एक स्ट्रॉन्गर पार्टी है,
और हम क्या है, एक वीकर पार्टी। हमको इनकी सर्विसेज अगर अवेल करनी है तो हम क्या करेंगे, हम इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये जो स्ट्रॉन्गर पार्टी है ये अपना एक प्रोफार्मा सेट फॉर्म बना करके रखेंगी कि ये चीजें हैं, अगर आप इनको एक्सेप्ट करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो ना करो। तो जो ये चीजें जो सेट फॉर्म में होती हैं, प्री ड्राफ्टेड होती हैं, उसी बात को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कि मतलब उनके सबके लिए इरेस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन, कि कृपा शंकर पांडे जाता है इधर खरीदने टिकट, कि मान लो अर्जुन जाते हैं, कि गुकेश जाते हैं, कि मृत्युंजय जाते हैं, कोई भी जाता है, तो क्या होगा, सब लोगों के को सेम तरीके से टिकट खरीदना होगा। ओके, तो जब एक सेट प्रोफार्मा, एक प्रीफिक्स्ड प्रोफार्मा होता है, तो उस बात को हम क्या कहते हैं बेटा, उस बात को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सबको। अब बात आती है कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कोई ब्रीच होती है, कोई दिक्कत होती है, तो किसके पक्ष में फैसला लिया जाएगा, तो हमेशा वीकर पक्ष के उसमें फैसला लिया जाएगा। वीकर पक्ष के उसमें फैसला कैसे लिया जाएगा, कुछ उसके टेस्ट हैं, जैसे एडिक्वेट नोटिस टेस्ट। हेंडरसन और स्टीवेंसन केस में रीजनेबल नोटिस या एडिक्वेट नोटिस का एक टेस्ट लेकर के आया गया कि जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसकी जो जितनी भी इसेंशियल चीज़ें होंगी, बड़ी बड़ी मतलब महान बड़ी चीज़ें होंगी, उसकी उस अग्रीमेंट की, उस कॉन्ट्रैक्ट की, उस चीज़ को क्या किया जाएगा, उस चीज़ को बहुत हाईलाइट करके लिखा जाएगा। नंबर 2, नोटिस शुड बी कंटेम्पोरेनियस विद द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो जो नोटिस होना चाहिए वो एकदम एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि हमने नोटिस बहुत पहले दे दिया या बहुत बाद में दिया और कॉन्ट्रैक्ट पहले इंटर हो गए, हम बाद में इंटर हुए, तो उस बात को हम क्या कहते हैं, नोटिस मानेंगे, एक्चुअल नहीं मानेंगे, तो आंसर इज उसको हम नहीं मानेंगे। ओके, कंटेम्पोरानीस होना चाहिए, मस्ट बी गिवन एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब हम मान लो कि 9:15 पर हम और एक कंपनी अग्रीमेंट में इंटर कर रहे हैं, तो 9:15 पर ही, ध्यान से सुनो, 9:15 पर ही हमको नोटिस दी जानी चाहिए कि ये ऐसा ऐसा एग्रीमेंट है और उसमें तुम इंटर करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। ये बात समझ में आ गई सबको। नंबर नेक्स्ट इज देयर शुड नॉट बी फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, और अगर ये फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वाली दिक्कत हो जाएगी। ओके, ये बात समझ पा रहे हो। इट कैन नॉट डिफीट द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को आप ऐसे सेट नहीं कर सकते कि वो फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इफ देयर इज एनी एम्बिग्युइटी एंड देन दैट एम्बिग्युइटी नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड इन द फेवर ऑफ द वीकर पार्टी। मैंने अभी क्या बताया था, मैंने अभी ऊपर में आपको यही बताया कि अगर कोई इनमें कोई दिक्कत आती है तो किसके फेवर में जाएगा, वीकर पार्टी। कौन वीकर पार्टी है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का ऑप्शन है। तो रिजेक्ट करने का तो हम लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। हमको अगर ट्रेवल करना है तो हम रेलवे का टिकट लेते ही लेते हैं। ओके, ये बात समझ में आ रही है। तो ये था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका केस पहला क्या था, हेंडरसन वर्सेस स्टीवेंसन। दूसरा केस है सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड वर्सेस ब्रजोनाथ गांगुली। इसमें भी बताया गया कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके टर्म एंड कंडीशन शुड बी रीजनेबल। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म एंड कंडीशन है वो अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए। कि अगर तुम स्ट्रॉन्गर पार्टी हो तो तुम क्या करो कि टर्म एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे बना दो कि मतलब वीकर पार्टी को तुम चूस लो इन द सेंस कि मतलब उसके राइट को वायोलेट कर दो, उसकी क्या कहते हैं उसको परेशान कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू बी रीजनेबल। कैसा होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। किस केस में बताया गया, सेंट्रल इंडियन वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ब्रजोनाथ गांगुली। इसमें ब्रजोनाथ गांगुली को एक कंपनी में एम्प्लॉई थे, उसमें इनको रॉन्गफुली टर्मिनेट कर दिया गया था और बताया गया कि तुमको नोटिस दे दी गई है, और वो नोटिस को रीजनेबल नोटिस नहीं माना गया कोर्ट के द्वारा। और तभी इसमें भी ये टेस्ट लेकर के आया गया कि टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रीजनेबल। ठीक है, अब हम आते हैं, ये देखो ये बात लिखी हुई है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2 प्रोवाइड द कंसेप्चुअल बैकबोन। मतलब उसमें इंटरप्रिटेशन क्लॉज की बात कर रहा है कि सारे तरीके की जो डिफिनेशन है, जो इंटरप्रिटेशन है वो कहाँ से लिए जाएंगे, सेक्शन 2 से लिए जाएंगे। सेक्शन 10 प्रोवाइड्स द टेस्ट ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी।
या इसी में ही इसेंशियल इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। कोर्ट एम्फेसाइज इंटेंशन, फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस स्पेशली इन मॉडर्न कॉन्ट्रैक्ट्स। मॉडर्न कॉन्ट्रैक्ट्स में हमको क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, इंटेंशन है कि नहीं है, फेयरनेस है कि नहीं है, रीजनेबलनेस है कि नहीं है। ये बात समझ में आ रही सबको? यस और नो? किसी को कोई दिक्कत इतने वाली चीज़ में? ठीक है। नाउ मूविंग टू द प्रपोजल और ऑफर। प्रपोजल और ऑफर हमने आपको अच्छे से ऑलरेडी समझा दिया है कि वो क्या होता है, कैसे होता है। अब उसमें बार बार घुसने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, कोई भी जरूरत नहीं है। अब हम सेक्शन 3 पर पहुंचेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल कैसे होता है, कम्युनिकेशन कैसे होता है। सेक्शन 3 बात करता है इस प्रपोजल के कम्युनिकेशन की। अब वो कम्युनिकेशन का प्रपोजल कैसे होता है, ध्यान से समझो। जब हम लोग प्रपोजल की डिफिनेशन सेक्शन 2A में पढ़ रहे थे तो उसमें एक वर्ड आया था सिग्निफाइज। तो सिग्निफाइज का मतलब होता है, सिग्निफाइज का मतलब होता है कि प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड। मैंने कृपा शंकर पांडे और प्रिया का एग्जाम्पल लिया था, उसमें हमने कहा था कि प्रपोजल गया है, प्रपोजल, ठीक है, प्रपोजल गया है मतलब कम्युनिकेट हुआ है। क्या हुआ है? कम्युनिकेट हुआ है। और ये प्रपोजल दो तरीके से हो सकता है, एक एक्सप्रेस प्रपोजल हो सकता है, एक इम्प्लाइड प्रपोजल हो सकता है। एक्सप्रेस प्रपोजल का मतलब होता है मेड बाय द वर्ड्स एंड इम्प्लाइड प्रपोजल का मतलब होता है मेड बाय द कंडक्ट। बात समझ में आ रही है बात? सेक्शन 9 प्रोवाइड्स दैट द प्रपोजल कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ये जो चीजें हैं ये कौन बताता है? सेक्शन 9 बताता है, सेक्शन 9 बताता है। If it is made by the words, it is called express. If it is made by the actions or conduct, it is called implied. ये बात समझ में आ रही है बात सबको? एक उपटन रूरल डिस्ट्रिक्ट कारपोरेशन वर्सेस पावेल का केस हुआ। उस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि द टेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिविटी, दैट इज व्हाट अ रीजनेबल मैन थिंक्स ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब अगर एक स्टेटमेंट ऑफ कम्युनिकेशन किया जाए तो उससे एक रीजनेबल मैन क्या क्या निष्कर्ष निकालेगा, क्या सोचेगा, उसको, उस बात को हम कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कहते हैं कि व्हाट अ रीजनेबल पर्सन अंडरस्टैंड, क्या समझेगा। मतलब जैसे कृपा शंकर पांडे है, ये कोई एक इंसान है जिसका नाम है मान लो क्या मान लो टॉमी। कृपा शंकर पांडे टॉमी को एक प्रपोजल देता है कि तुम उसकी कार खरीद लो, जी वैगन, ठीक है, कार खरीद लो। टॉमी कहता है हाँ भाई खरीद लेंगे। तो ये जब कब कहा ये कि हम खरीद लें? क्यों? क्योंकि ये समझ पाया, कम्युनिकेशन हो गया। रीजनेबल पर्सन अगर सुनता तो ये बात समझ जाता कि कृपा शंकर पांडे अपनी कार को क्या करना चाह रहा है? बेचना चाह रहा है। जी वैगन कार को क्या करना है? बेचना चाह रहा है। इतनी बात समझ में आ रही सबको? तो उपटन रूरल डिस्ट्रिक्ट कारपोरेशन वर्सेस पावेल केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है प्रपोजल का, दैट नीड्स टू बी डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिवली। व्हाट अ रीजनेबल मैन थिंक ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, वो क्या सोचेगा। तो इस वाले केस में जब मैं टॉमी से कह रहा हूं कि जी वैगन कार है मेरे पास, क्या खरीदोगे, मतलब खरीद लो, मैं उसको ऑफर दे रहा हूं, प्रपोजल दे रहा हूं, तो अगर रीजनेबल पर्सन इस बात को सुनेगा तो क्या समझेगा? उस बात में ये समझेगा कि ये खरीदने को कह रहा है। तो जब रीजनेबल पर्सन इस बात को समझेगा कि वो खरीदने की बात की जा रही है, बेचने की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा? वो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल हो जाएगा। किस केस में बताया गया है? उपटन रूरल डिस्ट्रिक्ट कारपोरेशन वर्सेस पावेल केस में बताया गया। बात ठीक है? नाउ ऑफर कितने तरीके के होते हैं? तो दो तरीके के, एक जनरल ऑफर, एक स्पेसिफिक ऑफर होते हैं। जनरल ऑफर जो होता है वो वर्ड एट लार्ज को किया जाता है। स्पेसिफिक ऑफर किसको होता है? पर्सन स्पेसिफिक। जैसे इस वाले सिचुएशन में कृपा शंकर पांडे ने स्पेसिफिक ऑफर किया है, किसको? टॉमी को। लेकिन अगर मैं यही किसी शोरूम में लगा करके बैठ जाऊं और कोई आए, मतलब कोई भी आ सकता है उसमें, और मैं सबको बेचने को तैयार हूं, तो क्या हो जाएगा? वो जनरल ऑफर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? जनरल ऑफर होता है। जनरल ऑफर किसको होता है? वर्ड एट लार्ज को होता है। स्पेसिफिक ऑफर किसको होता है? किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को होता है।
ओके। जनरल ऑफर में जो एक्सेप्टेंस होता है, इट इज बाय एनीवन फुलफिलिंग द कंडीशन। मैंने कुछ कुछ कंडीशंस रख दी हैं कि इन कंडीशन को जो फुलफिल करेगा उसका मान लिया जाएगा कि उसने जनरल ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और उसके साथ हम कॉन्टैक्ट में एंटर कर जाएंगे। ठीक है। अब ये कैसे फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, जैसे मान लो कि मैंने एक ऑफर दिया, ऑफर है कि ऑफर है, मान लो कि जो भी व्यक्ति लीगल नैरेटिव के वेबसाइट पे 24 तारीख को तक या 25 तारीख तक या 1 तारीख तक या मतलब कुछ भी ऐसे तारीख तक अगर रजिस्टर कर लेगा legalnarrative.com पे, उसको सारे टेस्ट फ्री दे दिए जाएंगे। मान लो सपोज मैंने ये ऑफर दिया। अब ये दुनिया का कोई भी इंसान जो इस चीज़ को करेगा उसको सबको ये चीज़ तो मिलेगी ना। तो वो है क्या कि फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन। कंडीशन क्या है? रजिस्टर करना इज द कंडीशन। ओके। तो ये वर्ड एट लार्ज, ये जनरल ऑफर हो गया। अब बात आती है कि स्पेसिफिक ऑफर। मैं मान लो कोई व्यक्ति है जिसका नाम है चिंटू। मैंने चिंटू को कहा कि भैया चिंटू, अगर तुम लीगल नैरेटिव की वेबसाइट पर रजिस्टर कर लोगे तो तुमको मैं क्या दे दूंगा, पूरा जो टेस्ट है वो फ्री में दे दूंगा। अब चिंटू ने दौड़ करके जाके रजिस्टर कर लिया तो उसको फ्री में दे दिया। तो ये क्या था? एक स्पेसिफिक ऑफर था। क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक पर्सन को दिया गया था। ओके। तो जनरल ऑफर आपको समझ में आ गया और आपको स्पेसिफिक ऑफर समझ में आ गया। जनरल ऑफर इज मेड टू द पब्लिक एट लार्ज। ओके। सेक्शन 8 क्या होता है? सेक्शन 8 बात करता है परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस। किसमें? जनरल ऑफर में। परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस। किसमें? जनरल ऑफर। ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी। यानी जनरल ऑफर में जब होगा तो जनरल ऑफर में क्या कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? द आंसर इज नो, नहीं जरूरी है। ओके। ये बात समझ में आ गई? जैसे कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी का केस था। ओके। इस केस में कोर्ट ने कुछ कुछ चीजें बताई। उसमें क्या क्या थी? नंबर 1 कि ऑफर कैन बी मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज। ऑफर पूरे वर्ल्ड एट लार्ज को भी दिया जा सकता है। नंबर 2 एक्सेप्टेंस अकर थ्रू द परफॉर्मेंस। इसी केस में बताया गया कि जो एक्सेप्टेंस है दैट इज टू बी डन बाय द एक्सेप्टेंस नॉट ओनली बाय परफॉर्मेंस। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुम कम्युनिकेट करोगे अपने एक्सेप्टेंस को तभी माना जाएगा। अगर तुम उसमें कुछ एक्ट कर देते हो तो उसको भी मान लिया जाएगा। नो नीड फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस। कोई नीड नहीं है कम्युनिकेशन करने की एक्सेप्टेंस की। जनरल ऑफर इज कंटिन्यूइंग इन नेचर। जनरल ऑफर क्या होता है? कंटिन्यूइंग इन नेचर तब तक जब तक उसको रिवोक न किया जाए। ओके। ये बात समझ में आ रही है? रिवोक न किया जाए। ठीक है। अंटिल इट इज रिवोक्ड। अब रिवोकेशन क्या होता है? अ जनरल ऑफर कैन बी रिवोक्ड इन द सेम मैनर एज इन विच इट इज मेड। जैसे मैंने ये ऑफर दिया कि लीगल नैरेटिव की वेबसाइट पे कोई भी जो रजिस्टर करेगा वो सारे टेस्ट को अवेल कर सकता है, उसी तरीके से मैं एक नया वीडियो बना करके और कह दूं कि अब किसी को भी ये टेस्ट नहीं मिलेगा जो अब एक पर्टिकुलर डेट के बाद रजिस्टर करेगा उसमें किसी को नहीं मिलेगा, तो फिर किसी को नहीं मिलेगा। इतनी बात समझ में आ रही सबको? एकदम समझ में आ गया सबको? यस और नो? अब बात आती है कि जो ऑफर होना चाहिए दैट ऑफर मस्ट बी डिफिनिट एंड सर्टेन। हमेशा जो प्रपोजल होना चाहिए, प्रपोजल का जब मैं प्रपोजल भी एक्सप्लेन कर रहा था सेक्शन 2A में, तो उस टाइम पे भी मैंने आपको ये बताया था कि प्रपोजल क्या होना चाहिए या ऑफर क्या होना चाहिए दैट नीड्स टू बी क्लियर, डिफिनिट एंड सर्टेन, अनएम्बिगुअस होना चाहिए। उसमें ये नहीं कि लुचुर बात कर रहे हो, मतलब कि कहना कुछ चाह रहे हो उसका मीनिंग कुछ निकल रहा है, मतलब वो अनएम्बिगुअस होना चाहिए। मतलब एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए कि तुम क्या ऑफर कर रहे हो, क्या प्रपोजल कर रहे हो, क्या प्रपोज कर रहे हो। ओके। इतनी बात समझ में आ गई सबको? तो सेक्शन 29 में, जैसे सेक्शन 29 हम लोग जब पढ़ेंगे वो एक वाइड अग्रीमेंट की बात करता है। वो कहता है कि द कॉन्ट्रैक्ट्स Act provides that agreement, the meaning of which is not certain, are capable of being made certain, are valid. जिस भी कंट्रैक्ट में, जिस भी अग्रीमेंट में, जिसकी मीनिंग को ही तुम आइडेंटिफाई न कर पाओ, क्लियर न कर पाओ, तो वो क्या होते हैं? वाइड होते हैं। क्या होते हैं? वाइड होते हैं। एग्रीमेंट विथ अनसर्टेन मीनिंग इज वाइड। इतनी बात याद रहेगी। किस सेक्शन में बताया गया? सेक्शन 29 में बताया गया। एग्रीज टू सेल बी 100 टन ऑफ ऑयल। तो किस तरीके का ऑयल? इस चीज को जब तक स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा तब तक क्या है? वो अनसर्टेन है, और अनसर्टेनिटी की वजह से क्या है? वाइड है।
लेकिन अगर उसी में बताया जाता कि 100 टन्स ऑफ ऑयल ऑफ पेट्रोलियम ऑयल और मस्टर्ड ऑयल और सोयाबीन ऑयल, मतलब कुछ भी स्पेसिफिक कर दिया जाता, पर्टिकुलर वो बात बता दी जाती, तो क्या हो जाता वो सर्टेन हो जाता। और जैसे ही सर्टेन हो जाता वैसे ही वो क्या हो जाता, वैलिड हो जाता। ओके, अभी क्या है, वो वाइड है। लेकिन अगर वो दुकानदार मान लो सिर्फ सरसों का ही तेल बेचता है और उसे कहा गया कि 100 टन ऑफ ऑयल चाहिए, तो क्या वो अनसर्टेन है? आंसर इज नो, वो अनसर्टेन नहीं, वो सर्टेन है। क्यों? क्योंकि वो भैया जब खाली मस्टर्ड ऑयल सरसों का ही तेल बेचता है तो सरसों का ही तेल तो देगा ना, तो वो अनसर्टेन नहीं है, वो सर्टेन है। ओके, नाउ मूविंग टू द इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर का क्या मतलब होता है? सबसे पहले ये जान लो कि इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर बट अ स्टेप प्रायर टू द ऑफर। तुम एक इनविटेशन दे रहे हो कि भैया आओ ऑफर करो और हम तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो वो जो मेनिक्नी लगा रहता है ना, उसमें प्राइस टैग भी लगे होते हैं। क्या वो ऑफर है? द आंसर इज नो। वो क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। अब तुम काउंटर पर गए, उसको लेकर के तुमने कहा कि ये 5000 रुपीज का है, उस पर लिखा हुआ था 7000 रुपीज, तुमने कहा 5000 का मिल जाएगा। तो जो ये बात तुम कह रहे हो कि 5000 का मिल जाएगा, दैट इज ऑफर। उस पर जो 7000 लिखा है, दैट इज नॉट एन ऑफर, दैट इज एन इनविटेशन टू ऑफर। इतनी बात समझ में आ रही है? तो इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है कि व्हेन अ पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस proposes certain terms on which he is willing to negotiate, he is said to make an invitation to offer. फिर से बोलता हूं, when a party A without expressing his final willingness, अभी फाइनल विलिंगनेस इसने अपना नहीं दिखाया है, proposes certain terms on which he is ready to negotiate with B, meaning thereby he is willing कि अगर B हमको ऑफर देगा इन सेट कंडीशंस पर तो हम क्या करेंगे? निगोशिएट कर लेंगे, हम मान जाएंगे। he said to make invitation to offer, he said to A जो है, A is said to make इनविटेशन टू ऑफर। इसने अभी अपनी फाइनल विलिंगनेस नहीं दी। प्रपोजल की डिफिनेशन में सेक्शन 2A में हमने क्या पढ़ा था? ही सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, वो अपनी विलिंगनेस दे रहा है, एकदम फाइनल विलिंगनेस दे रहा है। और इनविटेशन टू ऑफर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, इनविटेशन टू ऑफर का क्या होता है? जैसे कैटलॉग ऑफ गुड्स, मीनू कार्ड जिसे कहते हैं, रेलवे का जो टाइम टेबल होता है, एडवर्टीजमेंट जो होता है टेंडर का, ठेकेदारी का, डिस्प्ले ऑफ द गुड्स विद प्राइस टैग, जो मॉल वगैरह में हम जब जाते हैं वहां पे जो प्राइस टैग लगा होता है, दैट इज व्हाट? दैट इज इनविटेशन टू ऑफर। क्या होता है वो? इनविटेशन टू ऑफर होता है। ऑफर होता है कि नहीं होता? वो ऑफर नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ रही सबको? वन केस इज मैकफर्सन वर्सेस अपन्ना। इस केस में बताया गया मेयर स्टेटमेंट ऑफ लोएस्ट प्राइस इज नॉट एन ऑफर। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर एक किसी ने कहा कि इसकी लोएस्ट प्राइस इतनी है, हु इज द ऑफरर वुड सेल डज नॉट अमाउंट टू अ कंट्रैक्ट। मान लो कि एक पर्सन ए है, या मान लो कि कृपाशंकर पांडे, इसने कहा कि ये अपना जो JRF का बैच है उसको 4000 रुपए में दे, मिनिमम 4000 रुपए में दे। इज दैट ऑफर? द आंसर इज नो, दिस इज एन इनविटेशन टू ऑफर। तुम आओ, तुम हमसे पूछो कि क्या सर इसमें कुछ 100 रुपए छोड़ दोगे क्या? हम छोड़ देंगे। ठीक है, बस समझ में आ रही बात?
एकदम अच्छे से कि नहीं आ रही है? इस केस में यानी मैकफरसन वर्सेस अपर्णा वाले केस में जो सुप्रीम कोर्ट थी वो किस पे रिलाई की थी? हार्वे वर्सेस फेसी केस। इस केस में हार्वे वर्सेस फेसी केस में भी यही बात बताई गई थी कि कोटेशन ऑफ द प्राइस इज नॉट एन ऑफर, कोटेशन ऑफ द लोएस्ट प्राइस इज नॉट एन ऑफर। ओके, नेक्स्ट केस इज फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट लिमिटेड। In this case, it was held that display of goods in a shop with a price attached to it is not an offer, even if it is a self-service. self-service अगर शॉप है तो वहां पे भी जो प्राइस टैग लगा हुआ है तो वो प्राइस टैग क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर ही है, ऑफर नहीं है। दैट इन्विटेशन टू ऑफर इज मेंट टू बी निगोशिएटेड, तुम उस पर जाके निगोशिएट करो उससे। ओके, ये बात समझ में आ रही सबको? यस सर नो? तो आपको इनविटेशन टू ऑफर वाली चीज समझ में आ गई। अब आता थी क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर का मतलब होता है, मान लो दो पर्सन है, एक का नाम है कृपाशंकर पांडे, एक का नाम है मान लो जगमोहन। व्हेन टू पार्टीज, इन्होंने भी यानी कृपाशंकर पांडे ने भी प्रपोजल दिया, प्रपोजल 1 या प्रपोजल केएसपी कृपाशंकर पांडे, और जगमोहन ने भी प्रपोजल दिया, प्रपोजल जगमोहन, एंड बोथ ऑफर्स आर बोथ प्रपोजल्स, प्रपोजल मतलब ऑफर होता है, और आइडेंटिकल टू ईच अदर, मतलब दोनों सेम बातें कर रहे हैं। ये प्रपोजल कृपाशंकर पांडे और प्रपोजल जगमोहन बोथ आर सेम, लेकिन दोनों लोगों को एक दूसरे के प्रपोजल के बारे में पता नहीं है। इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स प्रपोजल। तो अगर आप ध्यान से इसको देखो तो प्रपोजल, जब कृपाशंकर पांडे वाला प्रपोजल जा रहा है और जगमोहन वाला प्रपोजल, तो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं इसी वजह से इसको हम क्रॉस ऑफर, इसको क्या कहते हैं हम? क्रॉस ऑफर। अब समझ में आ रही सबको? यस सर? क्या कहते हैं? क्रॉस ऑफर कहते हैं। ठीक है, इसका एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है टिन वर्सेस हॉफमैन। आइडेंटिकल ऑफर एक्सचेंज डू नॉट क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट। अगर आइडेंटिकल ऑफर एक दूसरे के, मतलब अभी जो मैंने ये बताया कि दोनों सेम आइडेंटिकल है, सेम है, सिमिलर है, ये अगर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो क्रॉस ऑफर कहलाएंगे, और इसको आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं दे सकते। कभी भी दे सकते हो बट उसको तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान लोगे। ओके, ना नेक्स्ट इज स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर। क्या टेंडर जो होता है, टेंडर इज नॉट एन ऑफर बट एन इन्विटेशन टू ऑफर। ये जो टेंडर मैंने ठेकेदारी वाले अभी बताया था, इट इज एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। ये क्या है? एक इन्विटेशन टू ऑफर। व्हेन इट एक्सेप्टेड, यानी टेंडर व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम स्टैंडिंग ऑफर। व्हेन ए टेंडर इज एक्सेप्टेड इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टैंडिंग ऑफर। अ कॉन्ट्रैक्ट अराइजेस only when the order is placed on the basis of that tender, और इसको हम स्टैंडिंग ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर या टेंडर ऑफर कहते हैं। ये बात ठीक है? समझ में आ गई बात सबको? देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेंडर्स। नंबर 1, टेंडर फॉर डेफिनिट क्वांटिटी ऑफ गुड्स, एंड नंबर 2, टेंडर फॉर सप्लाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब पीरियड ऑफ टाइम यानी कंटिन्यू, वो कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा वो, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं बाबू? कंटिन्यूइंग ऑफर कहते हैं। कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का होता है। नंबर 1, टेंडर फॉर डेफिनिट क्वांटिटी ऑफ गुड्स, और टेंडर फॉर सप्लाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये बात ठीक है? नाउ वी विल मूव टू दी एक्सेप्टेंस, सेक्शन 2D। सॉरी 2D में तो कंसिडरेशन है। 2B, सेक्शन 2B
ऑफ द एक्ट, यानी क्या क्या नाम इसका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस एक्सेप्टेंस। ये कहता है कि व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, मतलब जब अपना एसेंट देयर टू बता देगा, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। और वो जब प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। एंसन कहते हैं, विलियम एंसन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर what a lighted match is to a train of gunpowder. It produces something which cannot be recalled or undone. मतलब ये कि जैसे गन पाउडर के, अगर एक ट्रेन है, एक मतलब बोगी भरा हुआ गन पाउडर रखा हुआ है, गन पाउडर का मतलब बारूद रखा हुआ है, बारूद में अगर तुम माचिस की तीली लगा दो और वो जलना शुरू हो जाएगा तो बुझा नहीं पाओगे, उसको खत्म नहीं कर पाओगे। Likewise, when a proposal is accepted, it produces the same result as the matchstick produces in the gunpowder. उसको तुम रिवर्ट बैक नहीं कर सकते, तुम रोक नहीं सकते, तुम एक बार हो गया चल पड़ा, ठीक है। एक्सेप्टेंस के 3 इसेंशियल इंग्रेडिएंट होते हैं। नंबर 1, एक्सेप्टेंस must be communicated in some usual and reasonable way. यूजुअल एंड रीजनेबल वे में उनको कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। एंड नंबर 2, एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बातें हैं, रट्टा मार लो। कैसे होने चाहिए, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए। एंड एब्सोल्यूट का मतलब उसमें तुम कोई कानून नहीं बताओगे, अनक्वालिफाइड का मतलब क्या है कि तुम अपनी खुद की कोई कंडीशन नहीं अटैच कर दो। जैसे मैं, एक पेन है, मान लो ये पेन है, इस पेन को तुमको बेच रहा हूं। अब तुमने कहा कितने रुपए में बेच रहा हूं, 5 रुपए में बेच रहा हूं। तुमने कहा नहीं 4 रुपए दूंगा और एक टॉफी दूंगा। तो ये जो तुम एक टॉफी देने की बात कर रहे हो, दैट क्वालिफाइज मतलब तुम एक अपनी तरफ से कंडीशन जोड़ रहे हो। लेकिन एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए मेरा बच्चा, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए। उसमें कोई भी इफ एंड बट जुड़ा नहीं होना चाहिए। कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक बात समझ में आ रही सबको। नेक्स्ट इज करस्पॉन्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द प्रपोजल। जो अपना एक्सेप्टेंस होना चाहिए, दैट नीड्स टू बी करस्पॉन्ड टू द टर्म्स ऑफ द प्रपोजल। उसको टर्म्स ऑफ द प्रपोजल से करस्पॉन्ड करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ऑफर या प्रपोजल कुछ और दे रहे हैं और तुम एक्सेप्ट किए कुछ और बैठे हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोथ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नीड्स टू करेस्पॉन्ड विद ईच अदर। एक दूसरे से उसको करेस्पॉन्ड किया जाना चाहिए। अब एक्सेप्टेंस नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड। सेक्शन 3 हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा कि प्रपोजल या ऑफर को भी कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। उसी तरह से acceptance also needs to be communicated by the act of the person or by omission of the party. या तो तुम खुद से बोल दो, या तो एक्ट से कम्युनिकेट करो, या तो ओमिशन से कम्युनिकेट करो। मतलब किसी तरह से इंप्लाइडली या एक्सप्रेसली तुम कम्युनिकेट जरूर करो। कम्युनिकेशन मस्ट बी देयर, ठीक है, ये बात याद रखिए, कम्युनिकेशन मस्ट बी देयर। ओके, इसका केस लॉ है एक, ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि मेयर मेंटल मैनिफेस्टेशन इज नॉट इसेंशियल फॉर एक्सेप्टेंस। देयर हैज टू बी इंटीमेशन टू दी अदर पार्टी। अदर पार्टी को एक इंटीमेशन होना बहुत जरूरी है। Mere mental manifestation is not necessary. It is not an acceptance. Okay? ये बात समझ में आ रही है सबको? There has to be an intimation to the other party. अदर पार्टी को तुम जाकर के बताओ कि भैया ऐसी सी बात है और ये चीज को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ओके, thus acceptance must be brought to the knowledge of the offerer. मतलब जो प्रपोजल दिया हुआ है
उस व्यक्ति को यानी प्रपोजर को तुम जाकर के बताओगे, उसको उसकी नॉलेज में, संज्ञान में उसकी चीजें आनी चाहिए कि इस मेरे प्रपोजल को क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, मोड कैसे एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस को तुम चाहे एक्सप्रेसली कर लो चाहे इंप्लाइडली कर लो। सेक्शन 9 बताता है कि एक्सप्रेस तरीके से भी कर सकते हो और इंप्लाइड तरीके से भी कर सकते हो। ये चीजें हम बहुत बार बता चुके हैं आपको। अरे जो कम्युनिकेशन होना चाहिए that needs to come from proper person. प्रॉपर पर्सन कौन होता है? प्रॉपर पर्सन बेटा वो होता है, नंबर 1 एक्सेप्टर हिमसेल्फ एंड नंबर 2 कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको अथॉरिटी दिया गया है उस एक्सेप्टर के द्वारा, प्रॉमिसी के द्वारा, कि भाई तुम एक्सेप्ट कर लो इसको, तो वो पर्सन। ठीक है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय पर्सन हु हैज अथॉरिटी टू एक्सेप्ट, जिसके पास अथॉरिटी है एक्सेप्ट करने की। ठीक है, बात समझ पा रहे हो सब लोग? केस हुआ, केस का नाम है पावेल वर्सेस ली। इस केस में कोर्ट ने बताया कि कम्युनिकेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्सन इज नो कम्युनिकेशन इन द आई ऑफ लॉ। मतलब कोई अगर अनऑथराइज्ड पर्सन उस चीज कम्युनिकेट कर रहा है तो उसको कम्युनिकेशन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? द आंसर इज नो, नहीं माना जाएगा। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम द अनऑथराइज्ड पर्सन इज नो कम्युनिकेशन एट ऑल, इसको कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। ये बात समझ में आ रही सबको? ओनली ऑफरर से होना चाहिए। मैं आपको सब कुछ समझा दिया। क्या साइलेंस भी एज ए मोड ऑफ एक्सेप्टेंस हो सकता है? एन ऑफरर कैन नॉट इम्पोज अपॉन द ऑफरी द बर्डन ऑफ रिफ्यूजल और ड्यूटी टू रिप्लाई। मतलब ऑफरर, मैंने एक प्रपोजल दिया और उस प्रपोजल में हम ये ड्यूटी नहीं इंपोज कर सकते हैं उस व्यक्ति को जिसको हम प्रपोजल दे रहे हैं कि या तो तुम एक्सेप्ट करो या तो तुम डिनाई करो। मीन देयर बाय साइलेंस कैन नॉट बी इम्पोज्ड एज ए मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। ये बात समझ में आ रही है बात? मैं फिर से बताता हूं कि एक प्रपोजल है, प्रपोजर मान लो ए है, इसने बी को प्रपोजल दिया, बी को, और ए कहता है कि अगर तुम या तो तुम डिनाई कर दो, डिनाई करना मतलब मना कर दो, या तो तुम अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे यानी चुप रहोगे, साइलेंट रहोगे, तो मैं मान लूंगा कि तुमने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या ये ए के द्वारा जो कंडीशन लगाया जा रहा है कि तुम अगर चुप रहोगे तो मैं मान लूंगा कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया, क्या ये वैलिड है? द आंसर इज नो, इट इज नॉट वैलिड। Silence cannot be prescribed as a mode of acceptance. Silence cannot be prescribed as a mode of acceptance. किस केस में बताया गया ये बात? फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले केस में होता है। फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले केस में होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सबको? सेक्शन 8 बताता है कि जब कोई जनरल ऑफर किया जाए तो उसमें एक्सेप्टेंस का देना जरूरी है कि नहीं? जरूरी नहीं है। उसमें तुम अगर उसके टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल कर देते हो तो उसको ही एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। अभी मैं कुछ देर पहले आपको इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ एक्सेप्टेंस बता रहा था, उसमें मैं बताया कि एक्सेप्टेंस नीड्स टू बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ये सेक्शन 7 बताता है। कौन बताता है? सेक्शन 7 बताता है कि ये क्या होना चाहिए? एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए। ये प्रेस्क्राइब्ड मैनर में होना चाहिए। मतलब अगर ऑफर प्रपोजर ने कोई एक प्रेस्क्राइब्ड मैनर बताया है तो उसी मैनर में होना चाहिए। देखो, इफ प्रपोजर प्रेस्क्राइब्स अ मैनर देन एक्सेप्टेंस मस्ट फॉलो इट। मतलब अगर हमने बताया है, अगर ए है, बी है, ए प्रपोज कर रहा है, प्रपोजल दे रहा है, ऑफर दे रहा है, और ये कह रहा है कि इस वाले तरीके से अगर तुम प्रपोजल दो, मतलब एक्सेप्टेंस दोगे तब माना जाएगा, तो उसी तरीके से करना होगा। अगर तुम दूसरी तरीके से करते हो तो उसको माना जाएगा कि वो एक्सेप्टेंस नहीं है। ठीक है, इफ डेविएटेड द प्रपोजर कैन रिजेक्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम। अगर तुम दूसरी तरीके से दूसरा रूट फॉलो करके अगर तुम एक्सेप्टेंस दे रहे हो
तो उसको जो प्रपोजर है उसके पास राइट है कि उसको रिजेक्ट कर सके, लेकिन कब तक? विद इन अ रीजनेबल टाइम। अगर कोई रिजेक्शन नहीं होता है तो ये मान लिया जाएगा कि इसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। ओके, ये बात समझ में आ रही है? तो क्या क्या एक प्रपोजर, मतलब जब प्रपोजल दे रहा होगा प्रपोजल, तो उसमें ध्यान से समझो, उसमें क्या वो कंडीशन लगा सकता है कि आपको एक्सेप्टेंस इसी तरीके से करना? ध्यान से, यस लगा सकता है। अगर उस कंडीशन से वो डेविएट हो जाता है, डेविएट, तो क्या वो एकदम इनवैलिड हो जाएगा? द आंसर इज नो, इनवैलिड एकदम से नहीं होगा। इट इज एट द ऑप्शन ऑफ द प्रपोजर कि वो उसको इनवैलिडेट करता है कि नहीं करता। अगर वो उसको इनवैलिडेट कर देगा तो इनवैलिड हो जाएगा। अगर उसमें वो कुछ एक्शन नहीं लेता, कुछ नहीं बोलता, तो उसको एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा, डीम्ड एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। ओके, एक्सेप्टेंस विद वेरिएंस, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एग्जैक्टली मैच द ऑफर। मैं बोला ना कि एकदम एग्जैक्टली मैच करना, अगर कोई चेंज हुआ तो नो एक्सेप्टेंस। ठीक है, मैंने जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट बताए हैं, ये 3 अगर आप इसेंशियल इंग्रेडिएंट बाबू याद रखोगे तो कभी भी क्वेश्चन अपना गलत नहीं होगा। क्या कि एक्सेप्टेंस must be communicated in some usual and reasonable manner. Number 2, it must be absolute and unqualified. And next is it must correspond with the terms of the proposal. Terms of the proposal से उसको correspond कर क्या होना चाहिए। ओके, ये बात समझ पा रहे हो? यस सर, नो? नेक्स्ट इज नो पार्शियल एक्सेप्टेंस। पार्शियल एक्सेप्टेंस नहीं होना चाहिए। आपको करना है तो फुल एक्सेप्टेंस करो, अदरवाइज ना करो। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो एकदम अच्छे से? काउंटर ऑफर क्या है? काउंटर ऑफर का मतलब होता है, क्रॉस ऑफर तो आपको ऊपर समझ में आ गया था, लेकिन काउंटर ऑफर क्या होता है कि ए ने बी को ऑफर दिया, ऑफर या प्रपोजल दोनों सेम बात होती है। ऑफर और प्रपोजल, तो ऑफर प्रपोजल जब ए ने बी को दिया तो बी का क्या ड्यूटी था? बी इसको एक्सेप्ट करता, लेकिन बी ने क्या किया? बी ने एक अलग प्रपोजल दे दिया, प्रपोजल इसको बिना एक्सेप्ट किए। एन ऑफर इन रिस्पॉन्स टू ओरिजिनल ऑफर, इस ऑफर के रिस्पॉन्स में एक्सेप्टेंस जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नया प्रपोजल दे दिया। उसको जब ऑफर के काउंटर में ऑफर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। काउंटर मतलब उसके क्या कहते हैं, उसके विपरीत में, अपोजिट में, रिस्पॉन्स में। ठीक है, इसमें इसका क्या, इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट ये होता है कि जो पहला वाला ऑफर था उसको रिजेक्टेड मान लिया जाता है और नया ऑफर आ जाता है। ये वाला ऑफर अब हो गया। एक प्रपोजल के रिस्पॉन्स में दूसरा प्रपोजल आया है, दैट इज कॉल्ड काउंटर प्रपोजल। ठीक है, केस लॉ है हाइड वर्सेस रेंज। तो इसमें बताया गया कि काउंटर ऑफर टर्मिनेट्स द ओरिजिनल ऑफर। काउंटर ऑफर जब आता है तो ओरिजिनल ऑफर यानी ऑफर नंबर 1 ये टर्मिनेट होता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? यस और नो? किसी को कोई दिक्कत? मूविंग टुवर्ड दी एक्सेप्टेंस, प्रोविजनल एक्सेप्टेंस। प्रोविजनल एक्सेप्टेंस होता है जब मान लो कि एक कोई एजेंट है, मान लो कृपा शंकर पांडे, ये हाईएस्ट अथॉरिटी है लीगल नैरेटिव की, इसके अंडर में मान लो 4-5 लोग और काम करते हैं, 10 लोग। इन लोगों के पास भी राइट है कि ये इन सारी चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी चीज आती है तो उसको उसमें परमिशन किसका आना चाहिए? कृपा शंकर पांडे का आना चाहिए। तो जो ये लोग एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, ए बी सी डी, इन सारे के एक्सेप्टेंस को क्या माना जाता है? प्रोविजनल एक्सेप्टेंस माना जाता है। एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल बाय द हायर अथॉरिटी इज कॉल्ड प्रोविजनल एक्सेप्टेंस। क्या कहलाता है? प्रोविजनल एक्सेप्टेंस कहलाता है। ठीक है, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन आइदर पार्टी, ये किसी पर भी बाइंडिंग नहीं होता है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस यस नारायण सिंह केस में बताया गया कि ऑफर कैन बी रिवोक्ड, इस ऑफर को कभी भी रिवोक किया जा सकता है। ओके, इस पूरी चीज को हमने क्या कर दिया है?
समराइज कर दिया है एक टेबल में। आप लोग क्या करोगे, इस टेबल का रट्टा मार लोगे। ओके, मूविंग टुवर्ड दी कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस में हम देखेंगे सबसे पहले कि व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट्स, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट हो जाता है। तो ये बात कहाँ पे बताई गई, सेक्शन 4 में बताई गई। ठीक है, सेक्शन 4 कहता है कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। मतलब मान लो एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी को प्रपोजल दे रहा है, प्रपोजल, तो जब बी के नॉलेज में आ जाएगा, किसमें, नॉलेज, तो उसको हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल कंप्लीट्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है, फिर से बोलता हूं, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट कब होता है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। मतलब ए ने प्रपोजल दिया किसको, बी को, और बी के जब नॉलेज में आ गया तो इसको क्या माना जाएगा, क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इन केस ऑफ लालमणि शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, कोर्ट ने क्या कहा कि एक्सेप्टेंस रिक्वायर नॉलेज ऑफ द ऑफर, ये प्रपोजल का नॉलेज होना चाहिए इनके में। ठीक है, अ पर्सन कैन नॉट एक्सेप्ट एन ऑफर विदाउट नोइंग इट, या जब तक उसको पता ही नहीं है कि क्या कहते हैं प्रपोजल क्या है, उसका संज्ञान ही नहीं, उसका ज्ञान ही नहीं उसको, तो क्या वो घंटा एक्सेप्ट कर लेगा उसको। Therefore, the knowledge is an essential ingredient of a valid contract. नॉलेज होना बहुत जरूरी बात है। ठीक है, नाउ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा, सेक्शन 4 ही इसकी भी बात करता है। When communication of acceptance is complete, communication of acceptance is complete as against to the person who makes it in the following circumstances. Following points में नंबर 1 देखो, ए बी दो लोग हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो जाएगा, ये तो था कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, जब ए जो प्रपोजल दे रहा है ये इस प्रपोजल को का ज्ञान, संज्ञान, नॉलेज बी को हो जाएगा, तो इसको कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल हो जाएगा। अब इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का जो ये एक्सेप्टेंस हो रहा है उसका कम्युनिकेशन कब माना जाएगा, तो प्रपोजल यानी ए के कॉन्टेक्स्ट में तब माना जाएगा व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, पुट, ये लिखा, पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। अब ये पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन किसके द्वारा, बी के द्वारा। बी जैसे इसने प्रपोजल दिया, प्रपोजल, तो ये एक्सेप्टेंस देगा, एक्सेप्टेंस। ठीक है, इसने प्रपोजल दिया, ए एक्सेप्टेंस दे रहे हैं भाई साहब। अब जब बी एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, तो जब ये इनका ये जो एक्सेप्टेंस है, इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, पुट, ये जो एक्सेप्टेंस है, इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है भेजना। इनका एक्सेप्टेंस इधर से यानी बी से ए की तरफ जब भेजा जा रहा है, इधर से इधर की तरफ जब भेजा जा रहा है, तो जब इन्होंने जिस चीज़ से भी भेजा, अगर पोस्ट से भेज रहे होंगे तो पोस्ट से, या किसी के हाथों से भिजवा रहे होंगे तो उस व्यक्ति के हाथों में दे देंगे। तो जब पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, और उस पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन से काम नहीं चलेगा, एंड इट इज आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर। अब वो एक्सेप्टर यानी बी के पावर से अब दूर हो गया। आप ये इसको रिवर्ट बैक नहीं कर सकते हैं, ये ले नहीं सकते। एक बार अगर तुमने डाक को पोस्ट ऑफिस में डाल दिया तब वो जाएगा, अब तुम उसको ले नहीं सकते, वापस नहीं ले सकते। तो जैसे ही ये इनके पावर से बाहर गया, वैसे ही ए बाउंड हो गया। कौन बाउंड हो गया, प्रपोजर कौन है, ये प्रपोजर है। इन्होंने जो प्रपोजल देता है उसको प्रपोजर कहते हैं। तो प्रपोजर के रेस्पेक्ट में एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन पूरी हो गई एट दैट वेरी पॉइंट, जहां पे, रुक जाओ मैं फिर से इरेज करके ये सब और फिर से बताता हूं। बी, सॉरी एक सेकेंड, ए के कंटेक्स्ट में, ए के रेस्पेक्ट में जो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन है वो पूरी हो गई दिस वेरी मोमेंट, जैसे ही वो पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन किया गया और बी के पावर से वो बाहर निकल गया, वैसे ही प्रपोजर के अगेंस्ट उसका
कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। अब बी के रेस्पेक्ट में ए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा कम्युनिकेशन का? व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, यानी बी, व्हेन इट कम्स इनटू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल, इस एक्सेप्टेंस का जब उसके नॉलेज में आ जाए। जैसे इसमें प्रपोजल जब चला ए से बी की तरफ, तो प्रपोजल का जब नॉलेज आया बी को, तब प्रपोजल को क्या मान लिया गया? प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट माना। सिमिलरली इसमें एक्सेप्टेंस का जो है वो बी के कॉन्टेक्स्ट में कब कंप्लीट माना जाएगा? जब ए के नॉलेज में आ जाए। ये बात समझ में आ रही है एकदम अच्छे से? एक बार फिर से बताता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। ध्यान से देखो, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करना है। ओके, बी ने एक्सेप्टेंस भेजा तो ए के रिस्पेक्ट में यहां पे कंप्लीट हो गया, जैसे ही पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन हुआ बी के हाथ से निकल गया। लेकिन बी के खिलाफ ये एक्सेप्टेंस का कंप्लीट माना जाएगा, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, जब ए के नॉलेज में आ जाए। क्या? ये वाला एक्सेप्टेंस, नॉलेज, तब वो माना जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो ये हो गया कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो गया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, कई बार पढ़ोगे तो कई बार समझ नहीं आएगा, तो इसलिए ये जो मैं बताया हूं उस चीज को बहुत ध्यान से समझना। अब बात आती है कि इनका रिवोकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा। इनका रिवोकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा? सेक्शन 4 में ही उनके रिवोकेशन के भी कंप्लीशन की बात की गई है। अगर एक समझो, ए है, बी है, ये प्रपोजर है, एक्सेप्टर है। When the revocation put into the course of transmission to whom it is made, मतलब अगर, ध्यान से समझो, प्रपोजर है, ये भाई साहब प्रपोजर है, ये एक्सेप्टर है। क्यों प्रपोजर है? क्योंकि ये प्रपोजल दे रहे हैं। अब अगर मान लो ये अपना प्रपोजल को क्या करना चाहते हैं? रिवोक करना चाहते हैं। रिवोक करना मतलब खत्म करना चाहते हैं। तो कैसे खत्म होगा? तो ये अपने रिवोकेशन को क्या करेंगे? इनका मान लो ये प्रपोजल था, रेड कलर वाला प्रपोजल था, ये ब्लैक कलर वाला क्या है? रिवोकेशन है, रिवोकेशन। तो जैसे ही, ध्यान से समझो, when this revocation put into the course of transmission to the person to whom it is made, यानी बी को मेड किया जा रहा है, so as to the out of the power of the proposer, जैसे ही पावर ऑफ द प्रपोजर, यानी यहां पे ही कम्युनिकेशन रिवोकेशन अगेंस्ट बी, सॉरी अगेंस्ट ए कंप्लीट माना जाएगा। फिर से बोलता हूं, ध्यान से समझो फिर से एक बार। ए प्रपोजल दे रहा है, इसका मतलब ए प्रपोजर है। अब ये क्या कर रहा है? ये इस प्रपोजल को रिवोक करना चाह रहा है। तो जैसे ही इस रिवोकेशन वाले कम्युनिकेशन को जैसे ही कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में रखेगा, एट दैट वेरी मोमेंट, और जैसे ही इसकी पहुंच से बाहर हो गया, इसके पावर से बाहर हो गया, वैसे ही ये रिवोकेशन का जो कम्युनिकेशन है वो ए के खिलाफ मान लिया जाएगा, कंप्लीट मान लिया जाएगा, ठीक। एंड अगेंस्ट बी ये कब माना जाएगा? व्हेन इट कम्स, दिस रिवोकेशन व्हेन इट कम्स इनटू द नॉलेज ऑफ बी, तब माना जाएगा कि बी के खिलाफ भी ये जो रिवोकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, सॉरी रिवोकेशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन है, ये कंप्लीट मान लिया जाएगा। ये बात समझ में आ रही बात सबको एकदम अच्छे से? अब मैं एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ आपको, ठीक है। ये बहुत बहुत आराम से लिख दिया गया है। एज अगेंस्ट दिस सेंटर व्हेन इट इज डिस्पैच्ड, डिस्पैच्ड मतलब जैसे भेजा गया, यानी यहाँ पे इसके खिलाफ हो गया। अगेंस्ट द रिसीवर व्हेन इट रिसीव्ड, मतलब इसको जब नॉलेज हो गई उसके बारे में। बहुत आसान भाषा में मैंने सब लिख दिया है, ठीक है। अच्छे से पढ़ोगे तो सब समझ आ जाएगा, एकदम अच्छे से सबको समझ में आ गया।
ये हो गया कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कैसे करोगे। अब बात आती है कि रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कर कब सकते हो। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल में बी डन एट एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल। तो जो अभी ये एक्सेप्टेंस वाला बता रहा था मैं कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कहाँ गया, कि जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता है उसके पहले आप कभी भी कर सकते हो रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल, नॉट आफ्टरवर्ड, उसके बाद में नहीं कर सकते। फिर से बोलता हूं, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल में बी रिवोक्ड or the proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete। अब ये किसके अगेंस्ट, एज अगेंस्ट दी प्रपोजर, प्रपोजर के अगेंस्ट, ठीक है, उसके बाद में तो नहीं कर सकते। मतलब कि रिवोकेशन मस्ट रीच बिफोर द एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। एक्सेप्टेंस जब पोस्ट होने वाला है उसके पहले, क्यों, क्योंकि एक्सेप्टेंस पोस्ट होते ही वो किसके अगेंस्ट हो जाता है, प्रपोजर के अगेंस्ट हो जाता है। ये बात ठीक है, समझ में आ रही बात। इलस्ट्रेशन देख लो, ए सेंड्स अ प्रपोजल टू बी, बी पोस्ट हिज एक्सेप्टेंस, ए कैन रिवोक ओनली बिफोर पोस्टिंग ऑफ द एक्सेप्टेंस। इसके बाद नहीं कर सकता। मैं फिर से समझा देता हूं इलस्ट्रेशन को लिख कर। ए बी, ए ने प्रपोजल दिया, प्रपोजल, अब ए भाई साहब इस प्रपोजल को रिवोक करना चाहते हैं, तो इनको कब तक रिवोक कर सकते हैं, जब तक बी ने ये एक्सेप्टेंस पोस्ट नहीं कर दिया। जैसे ही ये पोस्ट करेंगे वैसे ही बी के खिलाफ तो हो गया ना एक्सेप्टेंस, और तब वो रिवोक नहीं किया जा सकता। लेकिन बिफोर दिस पॉइंट अभी ये हुआ नहीं है, इसके पहले ये रिवोकेशन दे सकते हैं, इसके बाद नहीं दे सकते। ठीक है, समझ में आ गई बात, यस सर नो। अब बात करते हैं मोड ऑफ रिवोकेशन कैसे होता है। मोड ऑफ रिवोकेशन कहां पे बताया गया, मोड ऑफ रिवोकेशन इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, सेक्शन 6 क्या बताता है कि रिवोकेशन बाय नोटिस हो सकता है, बाय लैप्स ऑफ टाइम हो सकता है, बाय फेलियर ऑफ द कंडीशन प्रेसिडेंट, कंडीशन कुछ प्रेसिडेंट बताया गया था उसके द्वारा हो सकता है, बाय डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर। प्रपोजरवा बेचारा पागल हो गया तो भी क्या होगा, तो भी जो प्रपोजल है वो रिवोक हो जाएगा। ये चीज़ें आपको ऐसे याद कर लेनी है, इसमें कुछ भी बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, इसके कुछ रूल हैं। कम्युनिकेशन बाय पोस्टल रूल वगैरह होता है, इसमें कुछ कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। एक्सेप्टेंस कंप्लीट व्हेन इट इज पोस्टेड, अगर पोस्ट से होगा तो ये एक्सेप्टेंस, मैंने अभी आपको एग्जांपल जो बता रहा था कि पोस्ट से अगर ये एक्सेप्टेंस भेज रहा है तो जैसे ही ये भेजेगा वैसे ही क्या मान लिया जाएगा, उसको कंप्लीट मान लिया जाएगा। ओके, अप्लाई व्हेन पार्टीज आर एट डिस्टेंस, जब डिस्टेंस पे होते हैं। लेकिन अगर तुम टेलीफोन या फैक्स के द्वारा अपना कम्युनिकेशन कर रहे हो तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट्स व्हेन द हार्ड बाय द प्रपोजल। मतलब ए और बी फोन पर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। ए ने प्रपोजल दिया, अब बी ने इसको सुना, मतलब एक्सेप्टेंस दिया फोन पर बात करते टाइम पे, और तो फोन पर बात करते टाइम पे जैसे ही आवाज़ निकली इनकी यहाँ से, तब एक्सेप्टेंस नहीं मान ले। जब ए ने इसको सुना, हर्ड, जिस पॉइंट पे इन्होंने सुना उस पॉइंट पे क्या माना जाएगा कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। ये बात समझ में आ रही है सबको, यस सर नो। तो ये कम्युनिकेशन भाई साहब का कंप्लीट हो गया। ये इधर मैंने इस टेबल में भी समझा दिया गया है कि कब क्या चीज होगी। ठीक है, रिवोकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस का भी सेकंड पैराग्राफ में जो भी बताया गया है कि बिफोर इट कंप्लीट्स अगेंस्ट द एक्सेप्टर, ये बात हमने आपको अच्छे से समझा दी ऑलरेडी। ठीक है, अब बात आती है कि कंसिडरेशन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है जब मैं 2D आपको समझा रहा था डिफिनीशन क्लॉज में। कंसिडरेशन की कुछ डिफिनीशंस हैं, ये उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, पूछी नहीं जाती हैं, फिर भी हमने लिख दिया है कि कई बार मतलब मूड घूम जाए, उनको पूछ लें कि ये किसका स्टेटमेंट है कंसिडरेशन के बारे में, तो आप लोग इसको खुद से देख लेना, उसमें कुछ बहुत बड़ी बात है नहीं। एक सेक्शन 25 में रूल है कि विदाउट कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड एंड अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। इसको हम नुडुम पैक्टम का भी प्रिंसिपल कहते हैं। ये नुडुम पैक्टम का मतलब होता है कि मतलब वो बेकार है, मतलब नल है, वो क्या है, सोललेस है, नुडुम पैक्टम। ठीक है,
कौन से? एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज नुडुम फैक्टर, मतलब बेयर प्रॉमिस है, मतलब कंसिडरेशन का होना बहुत जरूरी है। ओके, अब वैलिड कंसिडरेशन वगैरह में भी हमने आपको बता दिया है कि डिजायर ऑफ द प्रॉमिस, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन भी हमने आपको बता दिया है। दुर्गा प्रसाद बलदेव, ये पढ़ लेना, मैंने सब कुछ आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। इसलिए अब बात आती है, ये देखो, ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन और ये सब चीज, ठीक है। ये प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ये पास्ट कंसिडरेशन, फ्यूचर कंसिडरेशन, ये सब भी इसमें चीजें सब आराम से बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेटरी मैनर में लिख दी गई हैं। आप लोग क्या करोगे, इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बात आती है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जैसे ए और बी एक दूसरे से अग्रीमेंट करते हैं। क्या? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट, तो इसका मतलब ए ही बी को स्यू कर सकता है या बी ए को स्यू कर सकता है इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कोई थर्ड पर्सन सी जो कि इसका पार्टी नहीं है, जो जिसका कोई लेना देना नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट से, वो स्यू नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। कौन कौन सा एक्सेप्शन है? 4 एक्सेप्शन है। नंबर 1, ट्रस्ट और चार्ज अगर है तो उस चार्ज या ट्रस्ट से जो भी बेनिफिशियरी होंगे, वो बेनिफिशियरी जिनको बेनिफिट मिल रहा होगा उस ट्रस्ट से या उस चार्ज से, तो वो क्या कर सकते हैं? वो स्यू कर सकते हैं। या कोई फैमिली अरेंजमेंट है, कोई मैरिज सेटलमेंट है, उसमें जो बेनिफिशियरी वो स्यू कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट या ईस्टॉपल है, उसमें स्यू कर सकते हैं। कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड है, उसमें स्यू कर सकते हैं। तो आपसे कभी भी ये सब नहीं, मतलब इधर की बातें ये सब बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा। ये पूछ सकता है कि प्रोवाइड द एक्सेप्शन व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द एक्सेप्शन ऑफ द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 4 को एक्सेप्शन उनके याद रखने हैं। अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, सेक्शन 25 कहता है कि वाइड होते हैं, लेकिन सारे रूल के कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं, तो इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नंबर 1, when an agreement entered into ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, लेकिन ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन होने मात्र से काम नहीं हो जाएगा। नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, और अग्रीमेंट जो तुम एंटर इनटू कर रहे हो वो राइटिंग में होना चाहिए, उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए, और तब बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, और बिटवीन नियर रिलेटिव होना चाहिए। ठीक है, तब उसको हम क्या कहते हैं? ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, नियर रिलेटिव का मतलब क्या होता है? नियर रिलेटिव का मतलब होता है रिलेटिव बाय ब्लड और बाय मैरिज। रिलेटिव बाय ब्लड और बाय मैरिज। रिलेटिव बाय ब्लड और बाय मैरिज। ठीक है, फिर से बताता हूं। एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, लेकिन उसके कुछ कुछ एक्सेप्शन है। नंबर 1 कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन के चलते अगर तुमने किसी को कोई अग्रीमेंट कर दिया विदाउट कंसिडरेशन, तो वो वाइड होगा कि नहीं होगा? द आंसर इज नो, वो वाइड नहीं होगा। लेकिन उसकी कुछ कुछ कंडीशन फुलफिल करनी होंगी, तभी खाली वो वाइड नहीं होगा। अब बता दी वो कंडीशन कौन कौन सी है। नंबर 1, वो जो अग्रीमेंट कर रहे हो तुम, वो किस में होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए। नंबर 2, वो अग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। एंड नंबर 3, वो अग्रीमेंट ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। एंड नंबर 4, वो बिटवीन नियर रिलेटिव होना चाहिए। ये नहीं कि तुम रास्ता चलते हुए किसी से अग्रीमेंट करते जा रहे हो कि भाई बड़ा नेचुरल लव एंड अफेक्शन है इनसे, नहीं, ऐसा नहीं होता। ब्लड एंड मैरिज से होना चाहिए। ब्लड मतलब तुम अपने भाई को कर सकते हो, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर। अब मैरिज से अपने तुम सन एंड डॉटर को भी कर सकते हो। मैरिज से अपनी तुम बीवी को कर सकते हो, अपने हस्बैंड को कर सकते हो। ओके, नंबर 2 इज बाई फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस। पहले ये और ये, हाँ, इसका सेक्शन नंबर ये याद रखना, लव एंड अफेक्शन वाला 25 क्लास 1 में है, और वास्ट वॉलंटरी सर्विस वाला 25 क्लास 2 में है। ओके, ये कहता है कि इफ अ प्रॉमिस इज मेड टू कंपेंसेट अ पर्सन who has voluntarily done something for the promiser, उसमें उस प्रोमिसर ने कुछ कहा नहीं था, लेकिन सामने वाले ने उसके लिए वॉलंटरीली कुछ कर दिया। ठीक है, और समथिंग which the promiser was compellable to do, then such promise is enforceable without consideration। तो वो जो प्रॉमिस है वो इट इज इन्फोर्सेबल इवन विदाउट कंसिडरेशन। ये बात समझ में आ रही है सबको? यहां पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि
जो यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइड की गई है ये वॉलंटरी होनी चाहिए। ये इसको रिक्वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए कि भाई आकर के हमारी तुम हेल्प कर दो। अगर रिक्वेस्ट हो गया तो वो वॉलंटरी नहीं रह गया, वहां पे क्या कहते हैं, वो वॉलंटरी वाला एलिमेंट खत्म हो जाता है। ओके, तो इस बात को याद रखना कि इट इज नॉट ऑन दी रिक्वेस्ट, वो वॉलंटरी होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए, याद रहेगा सबको। एंड नंबर थर्ड इज प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट। जैसे कोई डेट है वो टाइम बार्ड है, उसको पे करने के लिए अगर तुमने कहा कि नहीं 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 मैं पे कर दूंगा, तो भी क्या होगा, उसको भी विदाउट कंसिडरेशन मतलब अग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। मस्ट बी इन राइटिंग, मस्ट बी साइंड एंड मस्ट रिलेट टू दी टाइम बार्ड डेट। ठीक है, तो ये चीजें याद रखोगे। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज क्रिएशन ऑफ एजेंसी। सेक्शन 185 में बताया गया है कि तुम क्रिएशन ऑफ एजेंसी जब कर रहे हो, कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जब फॉर्म हो रहा होता है, उसमें भी कभी भी इसकी जरूरत नहीं होती, क्या कहते हैं, कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है। ये बात सबको याद रहेगी। यस और नो, किसी को कोई शक इतनी चीज में। हमने आपको सेक्शन 25, सेक्शन 20 और ये सारी चीजें आपको बता दी। अब बात आती है कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 10 का इसेंशियल इंग्रेडिएंट हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एंड इट इज नॉट एक्सप्रेसली बार्ड बाय लॉ होना चाहिए। ये बात हमने पढ़ ली है। अब बात आती है कॉम्पिटेंसी टू द कॉन्ट्रैक्ट में क्या आता है। कॉम्पिटेंसी टू द कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 11 बताता है कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ ही फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन। फॉलोइंग कंडीशन मतलब ही इज अ मेजर पर्सन, ही इज ए साउंड पर्सन, ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय। मतलब ये उल्टा बता रहा है कि अगर कोई माइनर है, अगर कोई अनसाउंड पर्सन है, या अगर कोई पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, तो वो कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है। ठीक है, अब मेजर कौन होता है, जो इंडियन मेजोरिटी एक्ट के द्वारा तहत 18 साल के ऊपर का हो गया हो, 18 साल है उसके ऊपर का हो गया, तो दैट पर्सन इज मेजर पर्सन। साउंड माइंड का पर्सन कौन होता है, अ पर्सन इज अ साउंड माइंड who understand the contract and forms rational judgment। जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म एंड कंडीशन को समझता है और उसको समझने के बाद में उस पर एक रेशनल डिसीजन लेता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड साउंड माइंड पर्सन। अब नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का मतलब होता है कि दैट पर्सन इज नॉट लीगली बार्ड, उसको लीगली बार नहीं किया गया है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, यस और नो। अब बात आती है कि क्या मतलब मेजर खाली ही कॉम्पिटेंट है, तो माइनर तो कॉम्पिटेंट है नहीं, लेकिन ये बात कहीं लिखी नहीं है पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो बात आई कि फिर माइनर का कॉन्ट्रैक्ट का क्या हाल होगा। तो माइनर का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, इट इज वाइड एब इनिशियो, मतलब शुरू से ही वो वाइड है, वाइड एब इनिशियो है। लेकिन क्या ये बात कहीं पर भी लिखी हुई है, द आंसर इज नो, नहीं लिखी हुई है। इट वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। कहीं केस लिखा होगा इसमें, हमने रुक जाओ देख लेते हैं। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, कहाँ गया केस भाई, मिल ही नहीं रहा, देख रहे मिला ही नहीं, हमने नहीं लिखा क्या, ऐसे कैसे हो सकता है। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, ये लिखा हुआ केस, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। ठीक है, मतलब जो माइनर का अग्रीमेंट है दैट इज वाइड एब इनिशियो। ओके, समझ में आ रही बात। अब माइनर्स के एग्रीमेंट में कुछ कुछ चीजें और होती हैं, ये ऊपर ही लिखी है, ये ऊपर ही लिखा हुआ था कि माइनस एग्रीमेंट इज एब्सोल्युटली वाइड। एब्सोल्युटली वाइड का मतलब वाइड एब इनिशियो, वो इनिशियल लेवल से ही क्या है बेटा, वो वाइड, क्या है, वाइड। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सबको। माइनर के खिलाफ कोई भी ई स्टॉपल यूज नहीं किया जा सकता। ये चीज भी याद रखना कि इंग्लिश लॉ में जो अग्रीमेंट है माइनर के खिलाफ वो वाइडेबल है, लेकिन इंडियन लॉ में क्या है, वो वाइड। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब बात आती है कि क्या ईस्टॉपल अगेंस्ट यूज किया जा सकता है माइनर, आंसर इज नो, नो ईस्टॉपल अगेंस्ट माइनर। किस केस में बताया गया, खानगुल से लखन सिंह में बताया गया। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या यूज किया जा सकता है
माइनस के खिलाफ। तो द आंसर इज द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाइज इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में बताया गया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी रिसीव किया है माइनर ने तो उस प्रॉपर्टी को रीस्टोर कर दिया जाएगा इफ दैट प्रॉपर्टी इज ट्रेसेबल, मतलब अगर पाई जा सकती है, अगर उसको माइनर के पास पाया जा सकता है तो उसको रीस्टोर कर दिया जाएगा। अगर मनी रिसीव किया गया है उसमें प्रॉपर्टी नहीं पाई गई है तो क्या होगा, नो रेस्टिट्यूशन इज अलाउड। मतलब प्रॉपर्टी जिसको रीस्टोर बैक किया जा सकता है दैट उस पर तो रेस्टिट्यूशन लगेगा, लेकिन पैसे का तो कोई होता नहीं है शकल सूरत, वो तो बदल जाया करता है, हाथों हाथ बदलता रहता है, तो उसको तो रिस्टोर कर नहीं सकते, तो वो रीपे हो जाएगा। तो रीपे इज नॉट अलाउड, रेस्टिट्यूशन इज अलाउड। अगर जो माल मटेरियल है उसको वो वापस कर सकता है अगर वो ट्रेसेबल है। क्या मेन पॉइंट है, ट्रेसेबल है। तो ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको। नो रेटिफिकेशन ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। क्या माइनर जब बड़ा हो तो क्या अपने एग्रीमेंट को रेटिफाई कर सकता है? तो आंसर इज नो, रेटिफाई नहीं कर सकता। ये बात याद रखना, ठीक है। क्या बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उनमें क्या माइनर कैन बी बेनिफिशियरी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट? द आंसर इज यस, माइनर कैन इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर फॉर हिज बेनिफिट। कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें वो एंटर किया है, इवन वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट को भी इन्फोर्स करा सकता है इफ दैट कॉन्ट्रैक्ट इज इन बेनिफिट ऑफ दैट चाइल्ड और माइनर। ओके, ठीक है। व्हिच इम्पोज नो ऑब्लिगेशन अपॉन हिम। जो कॉन्ट्रैक्ट, जो अग्रीमेंट कोई भी ऑब्लिगेशन उस बच्चे पर नहीं लगाता है तो उसको वो इन्फोर्स करवा सकता है। ओके, माइनर इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द लायबिलिटी नॉट अगेंस्ट द बेनिफिट। ये वाली लाइन एकदम याद रखना। ओके, ये चीज भी मैंने इसे एकदम बाकायदा इसमें बता दी है। आप लोग केस लॉज को खुद से देख लीजिएगा। ओके, हे राम, अगर कोई टॉर्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है चाहे टॉर्ट हो, तो नो लायबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट अराइजिंग आउट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई माइनर अग्रीमेंट हुआ है, माइनर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उससे अगर कोई लायबिलिटी अराइज होती है चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट में चाहे टॉर्ट में, उसके लिए माइनर लायबल नहीं होगा, माइनर लायबल नहीं होगा। ये बात याद रखना, ठीक है। बात आती है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कौन होता है? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कौन होता है? सेक्शन 12 बताता है। सेक्शन 12, A person is said to be of sound mind। ये साउंड माइंड को डिफाइन करता है। For the purpose of making a contract, if at the time when he makes it, he is capable of understanding the contract। कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या बात बताई जा रही है वो उसको क्या कर पा रहा है, समझ पा रहा है। Forming a rational judgment about its effect। उस कॉन्ट्रैक्ट के सापेक्ष में, रेस्पेक्ट में, एस्पेक्ट में वो क्या कर पा रहा है, वो एक रेशनल जजमेंट फॉर्म कर पा रहा है। तो उस बात को हम क्या कहेंगे, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, उस व्यक्ति को हम साउंड माइंड का पर्सन कहेंगे। बस समझ में आ रही बात सबको। एक चीज और समझो, टाइप्स ऑफ कुछ सिचुएशन हो सकते हैं। नंबर 1, पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट अकेजनली ऑफ साउंड माइंड। तो उसको हम क्या, और अकेजनली जब वो साउंड माइंड का था तब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, तो क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? द आंसर इज यस, वैलिड माना जाएगा, ठीक है। पेशेंट इन लुनाटिक असाइलम मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इंटरवल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये बात ठीक है, समझ में आ रहे हो? पर्सन यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट अकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड, और उस अनसाउंड माइंड के समय पे अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट वैलिड होगा कि नहीं होगा? द आंसर इज नो, वैलिड नहीं होगा, ठीक है। कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अनसाउंडनेस। बस ठीक है, समझ पा रहे हो? पर्सन अंडर डिलीरियम ड्यू टू फीवर, फीवर है उसको और उस फीवर की वजह से वो उसका दिमाग हिल गया है, अन्यथा वो एकदम ठीक ठीक था, तो क्या वो एंटर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में? द आंसर इज नो, नहीं कर सकता उस टाइम पे, ठीक है। समझ में आ रही बात? अग्रीमेंट बाय ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज वाइड। क्यों? क्योंकि अनसाउंड माइंड पर्सन को ट्रीट किया जाता है एज अ माइनर, ठीक है। ये बात याद रखना। डिस्क्वालिफाइड पर्सन कौन होते हैं? डिस्क्वालिफाइड पर्सन जैसे एनिमी एलियन होते हैं। कोई कन्विक्ट हो गया, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, कोई कारपोरेशन हो गया जिसकी अथॉरिटी ही नहीं है,
उनको हम क्या कहते हैं, डिसक्वालिफाइड बाई लॉ कहते हैं, या डिसक्वालिफाइड पर्सन हु आर नॉट कॉम्पिटेंट टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट।